नहीं, ठीक है, आवाज आ रही? कैसे हो भाई सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए? हाँ, सब लोग आ चुके। हाँ भाई, सबका इस वीक में फिर से स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। अब बस 11th वाले, अब सारे के सारे रैंक 1 वाला बैच अपना स्टार्ट हो चुका है। रैंक 1 वाला बैच स्टार्ट हो चुका है और आज मूल कैलकुलेशन आ जाएगी। आज मूल कैलकुलेशन आ जाएगी। कोशिश करेंगे बाकी अपने पास जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत ज्यादा होती है भाई कैलकुलेशंस करने में, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, जैसे डायमेंशन एनालिसिस का, ऐसे तो मैं आज क्वेश्चंस करा दूंगा, होमवर्क भी डिस्कस कर दूंगा जो लास्ट क्लास में दिया है। लास्ट क्लास में जो दिया है उसका होमवर्क डिस्कस हो जाएगा आज। लेकिन हाँ, जिनको दिक्कत आ रही है भाई, कोशिश करते हैं एक बार, क्योंकि सबको पता है, ये तुम कहीं भी जाके पढ़ोगे 10th से 11th वालों आने पे, 10th से 11th जब आप आते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो कोशिश करते हैं यार, एक बार साथ में मिलके मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम सोचोगे सिर्फ मैं देखूंगा, सर मेहनत करेंगे, तो फिर सर का अच्छा होगा, आपका अच्छा नहीं होगा भाई। कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो भाई। जितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जितने क्वेश्चंस क्लास में हो रहे हैं ना भाई, जितने क्वेश्चंस क्लास में हो रहे हैं, जिनको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है प्लीज ट्राई करो। यहां से आवाज पूरी क्लियर जा रही है बेटा? ठीक है, आप अपनी वॉल्यूम को अप कर लो। मेरी इतनी है, इतनी आवाज चलती है भाई, सुबह शाम इतनी ही आवाज रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, हाँ, आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम ऐसे बढ़ा लो थोड़ा सा, बाकी जहां लगेगा वहां हम लोग देख लेंगे। सर चलो, लास्ट क्लास में हमने ना, लास्ट अभी तक क्या किया है, अभी हमारी आज 6 क्लास है, 5 ही क्लास हमारे हुए, और 5 क्लास में क्या किया है, जब भी वीक शुरू होता है हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। और हमने देखना शुरू किया था, क्या हमने स्टार्ट किया था, जब पहली क्लास में आए थे तो हमने देखा था मैटर, देखा था मैटर में बात करी थी, सॉलिड लिक्विड गैस की बात करी थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा था, फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का देखा था। उसके बाद सुन लो, अब आराम से एक ना पॉडकास्ट की तरह सुन लो क्या क्या हो चुका है, और उसके ऊपर फिर आज यूनिट डायमेंशन वाला जो कन्वर्जन की दिक्कत आई है उसको भी सॉल्व करूंगा। ओके, उसको भी सॉल्व करूंगा। होमवर्क इसलिए करना है, होमवर्क इसलिए करते रहना है भाई साहब, जो क्लास में होमवर्क जा रहा है। डीपीपी तो चलो आएगा ही आएगा, डीपीपी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जो क्लास के क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो उसको अटेम्प्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो बस ये बता रहा हूं कि मैटर का क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस में कर लिया था। अच्छा, मुझे ना मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन में भूल चुका हूं, बताओगे? फिजिकल स्टेट की क्लासिफिकेशन तो सॉलिड लिक्विड गैस होती है, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दोगे? सर मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, अगर मुझसे कोई बोले केमिकली कैसे कैसे अलग होते हैं, क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओगे? क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओगे? कितना क्या होगा? केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? तो मुझे किसने बोला कि सर केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो ये देख लो किस तरह से होता है। प्योर एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में आता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में आता है। वेरी गुड, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में आता है। फिर प्योर सब्सटेंस को तोड़ के देखें तो उसमें दो चीजें आती हैं, प्योर सब्सटेंस को तोड़ के देखें तो दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी? प्योर सब्सटेंस को तोड़ते हैं तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को तोड़ते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ये हो गई बेसिक क्लासिफिकेशन जो हम लोग करना शुरू करते हैं। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स को तोड़ेंगे तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा। तो ये हमारी बेसिक सी कहानी थी। मैटर के बाद हम लोग आए थे, मैटर के बाद अगर हम आराम से अपनी नोटबुक को आप पलट पलट के देख सकते हो कि यार ये चीजें मैंने कर रखी हैं बेटा। जब भी वीक के मतलब होता है ना, लास्ट वीक पढ़ा है, इस वीक अभी क्लास स्टार्ट होगी तो शुरुआत में रिवीजन करेंगे, वही अपना तरीका चल रहा है। मैंने बोला सर मैटर की क्लासिफिकेशन में आप देख लो, मैटर की क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद हम लोग कहां आ चुके थे? हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, सब कुछ हो गया। एटम के ऊपर आए, एटम के अंदर क्या क्या देखा। एटम को, अगर कोई एटम है मुझे बताओगे सर ये जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन बताओगे, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन बताओगे जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मीनिंग क्या हो रहा होगा, जेड का मीनिंग क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जेड अगर बात करें तो जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, या फिर नंबर ऑफ क्या हो जाता है? प्रोटॉन्स हो जाता है। ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है।
सर अगर मैं पूछूं ए की वैल्यू बताओ, तो ए क्या है? ए है सर मास नंबर, ये है मास नंबर, और मास नंबर में बताओगे सर ये किसके इक्वल होता है? इसको हम लोग बोल देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, या फिर न्यूक्लियॉन्स ना बोल के हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में याद रखो, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। फिर हम लोगों ने यहां पे कुछ वर्ड्स देखने शुरू किए थे, याद रखना आइसोटोप्स की बात करूंगा। सर यहां पे क्या इक्वल रहता है? सेम। सेम क्या रहेगा आइसोटोप्स में? सेम क्या रहने वाला है? प्रोटॉन्स रहने वाला है। आइसो अपने पास आइसोटोन्स की बात करूं तो आइसोटोन्स में क्या सेम रहने वाला है? न्यूट्रॉन सेम रहने वाला है। अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या सेम रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाला है। अगर मैं बात करूं आइसो बार्स की, बेटा देख ले, फटाफट रिवीजन कर ले, ये देख ले, न्यूक्लियॉन सेम रहने वाला है आइसो बार्स में। और अगर मुझसे किसने बोल दिया आइसोस्टर्स में क्या सेम रहने वाला है? आइसोस्टर्स में सर क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिसिटी, दो चीजें सेम रहने वाली हैं। देख भाई, जितना हो सकता है शॉर्ट में रिवीजन करते। आइसो डायाफर्स में बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? P माइनस एन का डिफरेंस इक्वल रहेगा। ये मेरे सारे के सारे आइसो वर्ड्स हो गए, जिनको हम रिवाइज कर रहे हैं। भैया रिवीजन फटाफट देखो, ऐसे ही रिवीजन किया जाता है, पूरा लिख के थोड़ी ना करेंगे, ऑब्वियस है, फिर तो क्लास आगे जा ही नहीं पाएगी। आप देखो बार बार चीजों को रिकॉल करो कि हाँ यार ये चीजें मुझे याद आ रही हैं नहीं। अगर नहीं याद आ रही तो सोचो यार अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी चैप्टर सही बताऊं आज पहली बार मोल मिलेगा आपको, तो भैया आज तो भी ये सब बेसिक चीजें। किसने बोला सर एक फॉर्मूला था एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था, आम का फॉर्मूला हम लोग देखते थे, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला देखते थे, आम का फॉर्मूला देखते थे। आम की बात करें, ठीक है, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर बात करूंगा यार, रुक जाओ, क्यों दिक्कत नहीं। आम की बात करें, एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? देख बेटा सीधी सी बात है, यहां पे ये फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब फिजिक्स का छोटा भाई है ये, यहां पे करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर आप नहीं लिखोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है, दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोग क्या है कि यार कहना नहीं चाहिए, लेकिन 11th में आके साइंस को ऐसे देख रहे होते। देख भाई बॉटनी जूलॉजी शायद हो सकता है उसमें भी लिख के ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शायद तो तू कर भी ले, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में भैया लिख के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, हमेशा दिक्कत आएगी। अब कोई लिखे ही ना, फॉर्मूला ही ना लिखे, बोले कि सर आप तो दूर, अरे भाई नहीं भाई, आप कभी कभी सोचा करो कि हाँ यार नहीं मुझे लिख के देखना है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? तो सर सम करते हैं किसका? आइसोटोपिक मास का, किसके साथ? परसेंटेज एबंडेंस के साथ सम करते हैं। डीपीपी सॉल्व करी थी हम सब लोगों ने मिलके, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला ये आता है। आज सर सबको आज पहली बता रहा हूं, जिन लोगों को लगता हो भाई एटॉमिक मास याद ना हो, भैया जाके आज पूरा पूरा कॉपी पलटो, फिर रिकॉर्डेड में लेक्चर देख लेना, लेकिन हाँ देखना, क्योंकि आज इसकी जरूरत पड़ेगी, एवरेज एटॉमिक मास की पड़ेगी जरूरत। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास करने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी जिंदगी में, और हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग इसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि भैया आज क्या, तो सर एवरेज एटॉमिक मास के बाद हम लोग नई चीजों पे आ गए थे। और नई चीजें क्या थी? तो सर साइंटिफिक नोटेशन था। 3 चीजें मैंने बताई थी, एक राउंडिंग ऑफ बताया था, एक राउंडिंग ऑफ बताया है। राउंडिंग ऑफ क्या है कि सर राउंडिंग ऑफ करने जाओगे, आप देखो जिस डिजिट को देखना अपने पास, ये देखो ये प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब जो उसके आगे है, जो उसके आगे लगा है। जो रिमूव डिजिट है, रिमूवेबल, जिसको रिमूव करना है वो डिजिट इधर लिखा हुआ है। सर अगर रिमूवल डिजिट लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। देख बेटा रिवीजन ऐसे होगा, सर अगर जिसको रिमूव कर रहे हो अगर वो लेस देन 5 है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं। अगर सर ये देखना, अगर ये ग्रेटर देन 5 हुआ, जिसको रिमूव कर रहे हो अगर वो ग्रेटर देन 5 हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा? सर प्रीसीडिंग डिजिट में क्या हो जाएगा? +1 करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर इक्वल टू 5 हुआ, अगर इक्वल टू 5
5 हुआ तो सर यहां देख लो, अगर ऑड हुआ तो सर +1 करेंगे, और इवन हुआ तो कोई चेंज नहीं करेंगे, इवन हुआ तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सर ये मेरा राउंडिंग ऑफ था, ये मेरा क्या था, राउंडिंग ऑफ था। यही तो था राउंडिंग ऑफ भाई, यही तो था राउंडिंग ऑफ, +1 -1। अब प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मास्टर बनते जाओगे। लेकिन हाँ, इवन अपने पास, इवन में कोई चेंज नहीं, ऑड में +1 कर देना, इवन में कोई चेंज नहीं, ऑड में +1 करना है। इसके बाद मेरे से बोला गया सर साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन की बात की गई थी भैया। ये पूरे के पूरे 5 क्लास को रिवाइज कर रहे हैं 10-15 मिनट में। साइंटिफिक नोटेशन की बात करें, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा ये देख लो अपने पास। किसी भी नंबर को लिखने का तरीका, अगर किसी नंबर को ऐसे लिखोगे, किसी नंबर को ऐसे लिखोगे जहां पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 10 के बीच में होगी, इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान है, कैलकुलेशन करना आसान है भाई साहब। ये देख लो, मैंने यहां बताया था कि अगर आप कैपिटल N की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, छोटी, पावर क्या हो जाएगी, कम। अगर इसकी वैल्यू कम करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये देख लो, ऐसे अपने पास n की वैल्यू ग्रेटर, n की वैल्यू लेस देन दिस, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, ये छोटा छोटा चलता रहेगा। इसकी हम लोग बात करी थी, हम लोगों ने देख लो अपने पास 1.245 इंटू 10 की पावर -3। जो पढ़ रहे भैया स्पैमर छोड़ो, अब फटाफट आंसर देना जल्दी जल्दी। मुझे ये लिखा गया है, थोड़ा सा फास्ट आंसर देना। जो लोग पढ़ के आए भाई साहब, जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी बता, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, क्या होगा। सर पावर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। -3 से कहां लेके जा रहे हो, -4 पे लेके जा रहे हो। -3 से कहां लेके जा रहे हो, -4 पे लेके जा रहे हो। तो भैया पावर डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। पावर कितने से डिक्रीज हो रहा है, 1 से, तो डेसिमल कितना जंप मारेगा, एक साइड जंप मार जाएगा राइट में। पावर डिक्रीज होगा तो डेसिमल राइट साइड जाएगा। पावर इंक्रीज करोगे, अगर किसने उल्टा दे दिया, अरे सर इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। जो पढ़ने वाले लोग हैं भैया, पढ़ने वाले लोग हैं, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी आंसर बताना, कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा। अगर मैंने 10 की पावर -2 करा दिया तो क्या आंसर आएगा भाई साहब, इसका आंसर अगर पावर बढ़ाओगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.1245 सीधा। ओके, तो ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, सॉरी राउंडिंग ऑफ हो गया। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बोलता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में बात करें तो ये क्या है, इसने कुछ बेसिक रूल्स दिए। कुछ बेसिक रूल्स क्या दिए गए, ध्यान से सुनना, कुछ बेसिक रूल्स क्या दिए गए। सर रूल नंबर 1 क्या था कि सर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी, सर प्रॉब्लम कहां होती है, सर जीरो में होती है। सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। भैया क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहिएगा, आज रिवीजन करना है, सब कुछ फिनिश करना है। ये देख लो सर। दूसरा, जीरो जितने भी लेफ्ट में होते हैं, जीरोस जितने भी लेफ्ट में होते हैं टू द डेसिमल, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के, वो सारे के सारे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। बेसिक रूल यही था भाई साहब। ये देख लो, बार बार बता रहा हूं इंपॉर्टेंस। शायद अभी 11th में हो, आपको लगता है अरे टीचर क्या ही कर रहा है, ठीक है, कभी कभी लगता है आदमी को रियलाइज नहीं होता है, ठीक है, आदमी को लगता है अरे भाई ये टीचर्स ऐसे ही है, ऐसे कैसे, लेकिन जब पता चलेगा आपको बाद में रियलाइज होगा। कुछ लोग 2 साल बाद रियलाइज करते हैं, जिसको भी हो सकता है बेटर करने की कोशिश करते हैं। यार यही पे सारा कुछ 2 साल के अंदर सिलेक्शन लेते हैं ना, उसको 4 साल क्यों लगाना है। जो चीज 2 साल में हो सकती है उसको 4 साल क्यों लगाना है भाई। ट्राई करते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें देख लो। जिसको लगता हो जीरोज राइट टू, सर क्वेश्चंस आते हैं, सर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट
आफ्टर डेसिमल, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। एंड लास्ट वन, जीरोज इन बिटवीन सर इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे नॉन जीरो डिजिट्स के, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये बेसिक रूल था। अब सर अब मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, एक चीज और बताना चाहता हूं, और वो क्या है सर, वो क्या है, वो क्या है, देख लेना भाई। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो भाई, सब बताओगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम हम लोग क्या लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम हम लोग क्या लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम क्या लेते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर या लीस्ट डेसिमल प्लेस, फटाफट बताना, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर या लीस्ट डेसिमल प्लेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम आंसर किसमें होता है, आंसर शुड बी, आंसर किसमें होना चाहिए, आंसर शुड बी इन लीस्ट डेसिमल प्लेस। सर किसमें होना चाहिए, लीस्ट डेसिमल प्लेस। और ये लिस्ट कैसे डिसाइड होगा सर, ये कहां से डिसाइड होगा सर किसमें से, आउट ऑफ गिवन नंबर्स। जो भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे उसमें से देख लो, जो भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला आंसर दिया जाएगा, लिस्ट डेसिमल प्लेस वाला आंसर दिया जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में नीट 2022 का क्वेश्चन कराया था शायद, उसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं बोला था, उसमें क्वेश्चन किसका आया था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का आया था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का आया था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का आया था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। भैया मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आंसर किस में आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर किस में आता है, जल्दी जल्दी बताना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर किस में आएगा, आंसर शुड बी सर, आंसर शुड बी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। अगेन ये लिस्ट कहां से आएगा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, यही होगा पक्का। तो यही चीजें थी, तो ये हमने कर लिया था। अब ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर कर लिया था। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था, चलो अभी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि बाद में फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम बोलोगे अरे सर कहां गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वेश्चंस करा ही देता हूं। इसको अभी रिवीजन करके अभी कर लेते हैं यार, क्योंकि फिर फालतू क्यों ही ये वो करने जाए, ठीक है। ये देख लो, इसमें मैंने ये होमवर्क दिया था कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे, इसमें आंसर फटाफट मैच कर ही लेते। फिर आज डायमेंशनल एनालिसिस सब आएगा, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, ठीक है, क्योंकि अब ये चीजें बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं, बहुत बेसिक सा है। कुछ लोगों को हो सकता है, देख यार वही बार बार बोल रहा हूं, देख 11th क्लास साइंस इतनी आसान भी नहीं जितना तुम सोच के चलते हो। मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई ये चीजें आपको ही पता है। इसका आंसर निकालना शुरू करो सब लोग। इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5। सर सेकंड वाले का इसका सम करना है, सम में क्या होगा, इसका सम करेंगे सर 16.4, 0.3254 सम करेंगे, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 6 कह रहा हूं, ये 0 ये हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ये 7 हो गया, 16.7। आंसर ये नहीं आएगा, आंसर इसका क्या आएगा, आंसर कितना आएगा, 16.7 आएगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों 3 आ रहा है, उसका रीजन आपको ही पता है। सर जब भी आप सम करते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, जब सम करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल प्लेस देखना होता है। कम से कम लीस्ट डेसिमल प्लेस 16.7 आंसर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर जो भी आए, मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आए, आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, पक्का। ये देख लो, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर 2 हैं। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सर 4 हैं। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 10 को मत काउंट कर लेना, 1 2 3 4। इसके अंदर कितने हैं, 4 हैं। इसके अंदर बात करें 6000 को ऐसे लिखते हैं, कभी भी ऐसे नंबर को ऐसे लिख दिया जाता है, ऐसे नंबर को ऐसे लिख दिया जाता है, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाते हैं, 1 हो जाता है। ये ध्यान देना, कोई गलती से इसके अंदर 4 मत कर देना।
4 मत कर देना, 6000 में 4 नहीं है, 6000 में डेसिमल नहीं लगा है। डेसिमल जब नहीं लगा है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। केमिस्ट्री आपको हमेशा बोलता है, केमिस्ट्री आपको हमेशा बोलता है कि भैया 6000 को मैं मानूंगा नहीं। साइंटिफिक नोटेशन इसी के लिए तो सिखाया गया है, साइंटिफिक नोटेशन इसी के लिए तो सिखाया गया है कि 6000 को आप कैसे लिख पाओ, ऐसे लिख पाओ। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली रिजल्ट ऑफ दिस, ये देखना डिवीजन कर रहे, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, अगर मैं बात करूं कितना आ जाएगा सर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आंसर किस में आ जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, इसमें देख लो, फिर से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा, डेसिमल प्लेस कितना होगा, डेसिमल प्लेस 1 होगा, डेसिमल प्लेस 1 होगा, डेसिमल प्लेस कितना होगा, 1 होगा। डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, आंसर में 1 होना चाहिए, और 1 जैसे ही होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी आंसर आ जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसको कैलकुलेट कर लो ना भाई। अब देख यार, सबको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर ले, ये ले भाई, ये कैलकुलेशन कर देता हूं, ये कैलकुलेशन कर देता हूं, और कुछ नहीं। यहां 0.4567 ये कैलकुलेशन कर ले भाई। अब तुझे माइनस करना है तो ऊपर क्या कर लेगा, 0 0 कर दो। ये 10 में से गया 3, ये 9 में से गया 3, ये 9 में से 4, ये कितना हो गया 9 12 माइनस 8 8 हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 18 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18.8 आ जाएगा। 18.8 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 18.8 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद भाई 6000 में डेसिमल नहीं लगा है, 6000 डेसिमल नहीं लगा है तो केमिस्ट्री में साइंटिफिक नोटेशन चलता है। 6000 में डेसिमल नहीं लगा है तो केमिस्ट्री में साइंटिफिक नोटेशन होता है। कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन बोल रहे हो क्या, अरे भाई अब यार तुम ये लो, ये देखो कोई बोल रहा है कैलकुलेशन बताइए 0.015। ये देख भाई कैलकुलेशन, थोड़ा सा भाई मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बड़े हो चुके हो। 3 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये देख लो, 2 0 से 2 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया, 30/15, 30/15 क्या आ जाएगा, 2। एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है भाई। देख लिया थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं भाई, मानता हूं 11th क्लास में हो, ऊपर से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेहनत एकदम ही नहीं करनी है, कि आराम से घर पे बैठे हुए। थोड़ी सी मेहनत करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ी सी मेहनत करोगे आंसर आ जाएगा। 9th वाले को ही रिपीट किया है भाई साहब, अब 9th वाले को ही रिपीट किया है, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लो यार। 5 वाले में क्या, इसको थोड़ी ना लूंगा, 10 की पावर्स को थोड़ी ना लूंगा, 10 की पावर्स को थोड़ी ना लूंगा भाई, 10 की पावर्स को थोड़ी ना लिया जाता है। 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ी ना काउंट करेंगे हम। किसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं हम। 6 को काउंट कर रहे हैं ना, 10 की पावर्स को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, 10 की पावर्स में काउंट नहीं करते। 5 वाले में 10 की पावर्स को काउंट नहीं करेंगे, ओके। हाँ वो स्पैमर्स तो है, लेकिन दिक्कत पता है क्या करते हैं ये लोग, स्पैमर्स के साथ दिक्कत नहीं होती, दिक्कत ये होती है फिर ना कमेंट कर देंगे कुछ भी, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कमेंट कम करते हैं, या वो जो लास्ट में क्या बोलते हैं, जो भी स्टार रेटिंग होते हैं कम देते हैं, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा उसको पढ़ के चला गया, लेकिन उसके चक्कर में फिर क्या होता है, हमें बुरा लगता है। जैसे मैंने गलती से कभी कमेंट पढ़ लिया तो मुझे लगता है यार पता नहीं यार किस बच्चे को पढ़ा रहा है यार, 11th में इतना भी बेसिक नहीं आता। अब सोचो, मैं दिक्कत वो नहीं है, ये डिवीजन तुम खुद करते ना तो पता चल जाता, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखना, इसको ऐड करोगे भाई, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है 2, इसमें कितना है 4, आंसर किस में आएगा, डेसिमल प्लेस आपका कितना आएगा, चलो भाई ऐड कर ही देता हूं। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो जाता है 5 हो जाता है, ये 13 हो जाता है, 13 हो जाता है। इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखोगे, 13.59 लिखोगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, ठीक है ना। स्पैमर्स हैं तो अच्छी बात है, लेकिन स्पैमर्स के चक्कर में जो पढ़ने वाले बच्चे उनका भी तो लॉस होता है यार, ठीक है। अरे इग्नोर मैं कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे अभी क्लास से आने से पहले मैंने कहा चलो कमेंट पढ़ता हूँ, पता चला अरे सर, ठीक है, एक बच्चा बोल रहा मूल नहीं पढ़ा रहे, एक बच्चा बोल रहा सर ये सब बताओ यार, प्लस माइनस सिखा रहे, ठीक है। और दिक्कत वो है, हाँ चलो आज से एक काम कर देना भाई, जो पढ़ने वाले हैं वो भी अपना रेटिंग देके चले जाना, जो भी होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ही अच्छा कर, सब टीचर्स को, क्योंकि उससे क्या होना, हमें भी तो पता चलेगा ना यार क्या चल रहा है। अलग सर नहीं बोला ना, कमेंट दे के जाया करो, क्योंकि हमें रियलिटी में पता चले बच्चा क्या सोच रहा है, ठीक है। जो स्पैमर है वो तो चलो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ
सिक्स्थ वाले में क्या है, सिक्स्थ वाले में देखना बेटा, ये 7 डेसिमल दिया हुआ है ना, डेसिमल है, डेसिमल में क्या हो जाएगा 7.007। इन बिटवीन वाले को भी तो काउंट करते हैं, इन बिटवीन वाले को भी तो काउंट करते हैं ना भाई, इन बिटवीन वाले को भी तो काउंट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ में भाई सिर्फ इसी को लेना था और किसी को नहीं, 10 की पावर्स को नहीं लिया जाता है। बाकी आपके पास सारे आंसर्स लिख दिए हैं मैंने, इसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कर लेना। हाँ, आज मोल शुरू कर दूंगा भाई, चाहे रात के 8 बजे शुरू, लेकिन आज करा दूंगा। ओके, आज टेंशन मत लो, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई आज से मोल स्टार्ट करेंगे। कभी कभी कुछ चीजों का थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हाँ चलो यार क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन आज से एक चीज शुरू करेंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले वो पढ़ते रहो, बस ये है कि जो ओरिजिनल कमेंट है ना वो दे दिया करो, क्योंकि उससे मुझे भी आइडिया लगे कि बच्चे हम चल के ऐसे डायरेक्शन में रहे। ठीक है ना, जिसको कभी लगता है, दूसरी चीज जिसको कोई दिक्कत आती है ना बेटा, आप प्लीज प्रैक्टिस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। कभी कभी क्या होता है ना, आप सिर्फ दूर से देखते हो कि हाँ ठीक तो लिखा है, बेटा आप जब तक लिखोगे नहीं ना, खुद से नहीं करोगे कॉपी पेन पे, इसलिए 2 कॉपी का रूल बनवाया था कि आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, नहीं समझा सकते साइंस भाई, समझा नहीं सकते साइंस। क्योंकि यार सामने वाले को बोलना आसान है कि अरे सर जीरो हटा देना, कैलकुलेशन करने जाओगे फिर से दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये चीजें आने वाली हैं। ओके चलो, अब देखो मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास अब सबसे अच्छी चीज मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, वो था डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि भैया डायमेंशनल एनालिसिस में बात करेंगे तो वहां पे कन्वर्जन सिखाया था मैंने, डायमेंशनल एनालिसिस में कन्वर्जन सिखाया था, वो कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन भी दिए थे मैंने। अगर कहीं लिख दिया है, अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मैंने वो क्वेश्चन भी ले लेता हूं ना, उससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ये रहा ना डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन, डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन, ये देख लो, ये देखना डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन। मैंने ये आंसर भी दे दिया था, नैनोमीटर, पिकोग्राम, 10 की पावर -3, डेसीमीटर, क्यूब, ऐसे पूरा लिख दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। लेकिन हाँ फिर भी अपने को देख लेते हैं। ठीक है, बेस्ट बुक कुछ नहीं है बेटा, आपको जो क्लास में चल रहा है बस उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है ना, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर ज्यादा टेंशन मत लो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन अभी फिजिक्स में बहुत अच्छे से आने वाला है, एरर एंड मेजरमेंट करके, इसीलिए मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। मेरे इस अपने क्लास में ये चलने वाला है, इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही भाई, इसी को बार बार कर लेना, उनको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलो हाँ मैं ये बोल रहा हूं, ये देखो नैनोमीटर से माइक्रोमीटर जाना है, मुझे किसने बोल दिया कि सर नैनोमीटर से माइक्रोमीटर जाना है, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर जाना है, मेरा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है भाई। जो लोग थे, अब कुछ लोग होंगे सर जिन्होंने लिखा ही नहीं होगा कि सर 1 नैनोमीटर ये क्या है। अब किसी को ये दिक्कत हो जाए कि सर एन क्या है, एन नैनो को रिप्रेजेंट करता है भाई, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नैनो को। मैंने कन्वर्जन करने का बेसिक रूल बताया था कि आप कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना, 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर है तो इसको क्या लिख दोगे, नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर्स, 1 नैनोमीटर को क्या लिख दोगे 10 की पावर -9 मीटर। उसके बाद 10 की पावर -9 मीटर, उसके बाद क्या हो जाता है, ठीक है 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में नहीं करना, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रो में। तो एक काम कर लेता हूं, पहले ये बताओ 1 माइक्रोमीटर क्या मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रो का मतलब यही था, याद करना। ये मीटर जैसे ही करूंगा इसको एक जैसे 10 की पावर -6 से करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई साहब आप इधर से जाओगे माइनस में तो उधर से आते टाइम क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 के बदले यहां क्या आ जाएगा +6। किसने पूछा कैसे, किसने पूछा कैसे, तो भैया क्या हो जाएगा -6 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो दोनों साइड, 10 की पावर +6। ठीक है, 10 की पावर +6 तो क्या हो गया, 1 मीटर को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर +6 माइक्रोमीटर लिख सकता हूं। आंसर निकालूंगा 10 की पावर -3 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो पहला कन्वर्जन मैंने ये दिया था भाई, पहला कन्वर्जन मैंने ये करवाया हुआ था, पहला कन्वर्जन मैंने ये कराया हुआ था, ये होमवर्क दिया हुआ था। ओके, दूसरा कन्वर्जन देखोगे जो होमवर्क में था, देख लो आंसर 10 की पावर -3 में था। फिर दूसरा कन्वर्जन क्या दिया था, 1 पिकोग्राम। सर सिंबल, मैंने सर सिंबल भी बोले थे, याद कर लेना, पिको का, माइक्रो का, उसका, ठीक है पिको माइक्रो इन सब का, तो उसके बारे में याद कर लेना कि हाँ भाई ये चीजें कैसे होंगी। पिकोग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, पिकोग्राम और केजी में कन्वर्ट करना है, पिकोग्राम को केजी में। सर 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। सर आपको सिंपल सा रूल बता रहा, 1 पिकोग्राम को क्या लिखोगे, 1 इंटू 10 की पावर -12 ग्राम। मुझे किसने बोला सर केजी में कन्वर्ट करना है, हम सब लोग जानते हैं कि 1 केजी कितना होता है 10 की पावर 3 ग्राम। तो सर 1 ग्राम जैसे ही करेंगे, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा -3, ये लिख सकते हैं।
1 ग्राम कितना हो गया 10⁻³ तो सर ये कितना हो जाएगा 10⁻12। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 10⁻15। आंसर कितना आ जाएगा 10⁻15। क्या आंसर आ जाएगा 10⁻15। भाई बस इसके बाद मूल ही कराऊंगा, टेंशन मत ले। मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है एज ए टीचर भी लगता है नहीं यार थोड़ी, ये क्लास में भी कराया था नहीं चलो कुछ नहीं, कुछ छोटे भाई बहन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, चलो उनको देख लेते हैं। लेकिन हाँ मेहनत भी करनी पड़ेगी भाई। अब जाके तुम सोचोगे कि भाई सिर्फ सर कराए मैं कुछ ना करूं तो दिक्कत आएगी, क्लास भी उससे हिंडर होगी, ऑब्वियस है प्लानर ऊपर नीचे हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है थोड़ा सा कोशिश करते हैं। आगे देखो तो मेरे पास और क्या क्वेश्चन दिया गया सर, पिकोग्राम। अब केजी दिया हुआ है, ये क्या है? कैपिटल एम किसको बोलता है? कैपिटल एम किसको बोलता है? मेगा को बोलता है। कैपिटल एम किसको बोलता है? मेगा को बोलता है। ध्यान से देख लेना, कैपिटल एम किसको बोलता है? मेगा को बोलता है। तो कैपिटल एम सर 10 की पावर, ये देख लो 10 की पावर -3 केजी है। क्या बोला जा रहा है सर? मेगा ग्राम बोला जा रहा है। 10 की पावर -3 केजी है, क्या बोला जा रहा है? मेगा ग्राम बोला जा रहा है। सर पहले क्या करेंगे सर, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आते हैं मेगा ग्राम को देखते हैं। मेगा ग्राम क्या है? 1 मेगा ग्राम मतलब 10 की पावर 6 ग्राम। सर 1 ग्राम कितना हो जाएगा? अगर यहां प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा? -6 मेगा ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -6। क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6। क्या आंसर आ जाएगा? 10 की पावर -6 मेगा ग्राम आंसर आ जाएगा। 10 की पावर -6 मेगा ग्राम आंसर आ जाएगा। 10 की पावर -6 मेगा ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है 10 की पावर -6 मेगा ग्राम आंसर आ जाएगा। हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, यही 3 मैंने क्वेश्चन मेजर कराए थे। उसके बाद भाई साहब ये देखो, ये पहले 3 क्वेश्चन ये थे। फिर आया डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना कि सर 1 डेसीमीटर है, 10 की पावर कितना है? 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 डेसीमीटर है। देख ले भाई 10 की पावर -1, फोर्थ क्वेश्चन क्या था? 10 की पावर -1 डेसीमीटर है, कितना सेंटीमीटर होगा? 10 की पावर -1 डेसीमीटर है, कितने सेंटीमीटर्स होगा ये देख लो। कितने सेंटीमीटर होगा ये देख लेना अपने पास, कितने सेंटीमीटर होगा ये देख लो। ये देखना भाई, ये देखना अपने पास डेसीमीटर है। डेसीमीटर क्या होता है सर? डेसीमीटर को जैसे ही लिखते 1 डेसी, डेसी का मतलब 10 की पावर -1। अब 10 की पावर, डेसी सब कुछ सिफिक्स में लिखाया गया है भाई साहब, ये देख लो 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है दूसरी बात, इसको बोला गया कि सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर इज 10 की पावर -2 मीटर। ये 1 मीटर हुआ तो यहां पे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अगर आप ये लिख सकते हो तो फटाफट लिख दो 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। हो गया, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। हो गया, ओके 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। अगला देखोगे तो 1 बोला जा रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर क्यूब? 1 डेसीमीटर क्यूब इज हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? ये देख ले भाई 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? कुछ नहीं, आप एक सिंपल सा रूल याद रखना, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते, 1 डेसीमीटर कितना सेंटीमीटर हो पता कर लेते। ये देख लो 1 डेसीमीटर इज नथिंग 10 की पावर -1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये देख लो 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 10 की पावर 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 डेसीमीटर में कितने वो होते हैं? 10 होते हैं। तो एक काम करो 1 डेसीमीटर में इतने होते हैं तो 1 डेसीमीटर का क्यूब करोगे तो यहां पे 10 की पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्योंकि इसका क्यूब करोगे, अगर देख लो इसका क्यूब करोगे, 1 डेसीमीटर का क्यूब करोगे तो ये 10 की पावर सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा? क्यूब आ जाएगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर आ जाएगा। तो ये निकालते रहो, ये आंसर आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए थे मैंने। फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दिया था। वो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था कि 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन दिया था कि 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। हाउ मच डेसीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। ये देख लेना,
ये देखो 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये देख लेना अपने पास 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। भाई साहब एक सिंपल सी बात बताता हूं, 1 डेसीमीटर की बात करें, 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर मतलब 10 की पावर -1 मीटर। अगर इसको मैं 1 मीटर कर दूं, इसको मैं 1 मीटर कर दूं, इसको 1 मीटर करूं, तो ये क्या करेगा, 10 की पावर -1 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो 1 मीटर इज हाउ मच, 10 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसका क्यूब करो, 1 मीटर का क्यूब करोगे, सर इधर क्या हो जाएगा, 10 डेसीमीटर का क्यूब करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। आंसर निकाल दो, 1 की पावर 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। निकालते रहे भाई, करते रहे कैलकुलेशन। ये मेरी तरफ से यूनिट कन्वर्जन है, ये मेरी तरफ से यूनिट कन्वर्जन है। भाई इसको भी अब स्लो बोल रहा है, पिछली क्लास में कहाँ था यार, कभी कभी ना पढ़ के आया कर यार। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि कभी कभी टीचर्स का भी मनोबल बढ़ता है। ठीक है, बाकी स्लो में मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो लोग भी हैं ट्राई करते हैं, मोल्स पे आते हैं। यूनिट कन्वर्जन, डायमेंशनल एनालिसिस मैंने बता दिया था, डायमेंशनल एनालिसिस बता दिया था, और ये सब चीजें कर रही होती हैं। ये सब चीजें अपने पास हमने कर लिए थे। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने होमवर्क दिए थे, मैंने होमवर्क वाले सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, होमवर्क वाले सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, होमवर्क वाले सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। और आज का अपने कॉन्सेप्ट पे है होमवर्क वाला। चलो एक दो चीजें और रहती है, वो भी अभी डिस्कस कर देता हूँ। ये एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, ये भाई डिस्कस कर ही लो यार। भाई क्या निकालना है, एटॉमिक मास एवरेज। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं भैया, एबंडेंस दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, एबंडेंस दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है। आपको भी पता है फॉर्मूले में क्या करना है, सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 100 कर देना। डिवाइड बाई क्या करना, 100 कर देना। हिंट दे दे रहा हूं। अब बाकी जिसको एकदम ही कैलकुलेशन के साथ चाहिए भैया, कैलकुलेशन अब खुद से भी करनी पड़ेगी। हाँ, इसके लिए इतना गंदा कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में नहीं आता है, तो आप कैलकुलेटर यूज कर लेना मेरी तरफ से। इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर लेना। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, आप सीधा सीधा एबंडेंस दिया हुआ है इसके बारे में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, और ऐड कर देना। ठीक है, ऐड कर देना और कुछ नहीं। ठीक है, ऐड कर देना और कुछ नहीं। यहां देख लो, साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 4.8, वैल्यू बढ़ा रहा हूं, डेसिमल कितना राइट जा रहा है, 10 की पावर -3। इसको बात करें तो 2.34 इंटू 10 की, ये डेसिमल नहीं है, ये कॉमा है। एनसीईआरटी देखोगे पता चल जाए, कॉमा है। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ये देखोगे तो इसको क्या लिखूंगा, 8.008 इंटू 10 की पावर क्या लिख दूंगा, 3। 500 है तो इसको क्या लिखूंगा, 5 इंटू 10 की पावर, 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2। ये देख लो, ये तो उसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है, लिखने दो। साइंटिफिक नोटेशन ऐसे ही लिखा हुआ है, लिखने दो। ये क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी में किए हुए थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। इसके अंदर कितने हैं, 3। इसके अंदर कितने हैं, 4। इसके अंदर कितने हैं, 3। कैसे, सर इस नंबर को ऐसे लिख देना है, आपको इस नंबर को ऐसे लिखना है, कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया कीजिए। ये कॉमा है, एनसीईआरटी आप ले लीजिए, जिसको लगता है एनसीईआरटी भैया ले लो, क्योंकि रीजन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आने, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आने। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये कितना हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ करना है मतलब यहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां हो जाएंगे, यहीं पे। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 34.2। इसको सर यहां तक राउंड ऑफ करना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10.4। इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां आएंगे, यहां पे। तो ये कितना हो जाएगा, 0.0460 आ जाएगा, बिकॉज ये जाएगा तो 1 ऐड होगा, आगे भी चला जाएगा। इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये बीच में आ जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे, 2810 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर बना दो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.808, पहले ऐसे लिख दो, 10 की पावर कितनी हो गई, 3, और इसके बाद इसको राउंड ऑफ कर दो, 2.81 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3। तो ऐसे राउंड ऑफ करना है, ओके, हो जाएगा।
तो भैया चलो यार, मेरी तरफ से अपने पास ये एक लास्ट में होमवर्क बचा हुआ था, ये भी बता ही देता हूं। इसमें कितने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कितना होता है ये देख लो। मल्टीप्लिकेशन में इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर 5 हैं और इधर कितने हैं 3, तो ऊपर वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर किसमें आएगा, 3 सिग्निफिकेंट पे। नीचे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे लिस्ट वाला आंसर होगा, सबसे लिस्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपसे कैलकुलेशन वो पूछ ही नहीं रहा, वो बोल रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होंगे। कैलकुलेट मत करो, देख लो 4 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, क्या आंसर आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ जाएगा। यहां कितने डेसिमल प्लेस हैं, यहां 4 डेसिमल प्लेस है, यहां 4 डेसिमल प्लेस है, यहां 4 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर भी कितने आएगा, 4 डेसिमल प्लेस में। और आंसर जब 4 डेसिमल प्लेस में आएगा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लेना अपने पास। हाँ, इसकी कैलकुलेशन जब करोगे तो यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स का यूज करना पड़ेगा। इसमें आप नॉर्मल रूल नहीं लगा सकते, इसमें आप कैलकुलेशन करने जाओगे। ये वाला क्वेश्चन अपने पास थोड़ा अलग है। जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नंबर है। तो आपको यहां पे अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स यही होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर भी किस में आएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये आपको फिजिक्स में मिलेगा रूल। जब आप अपने पास क्या करते हो, 5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वहां पे ये चीज करनी पड़ेगी। 5 से नहीं, नंबर से। क्यों, क्योंकि ये इसका इनफाइनाइट हो सकता है ना भाई, इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। 5 मतलब 5.0 भी ले सकते हैं, 5.00 भी ले सकते हैं, तो वैसी वाली कहानी है। ये फिर से वही आ गया कि सर इसको एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्या करो, डिवाइड कर दो। क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो निकाल दो, एवरेज एटॉमिक मास करना है तो निकाल दो भाई, हो जाएगा, करते रहो। ओके, चलो भाई, अब अपने पास ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस थी, ये छोटी छोटी चीजें थी। अब मूल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, अब मूल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, काम करते हैं। ओके, मूल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अपने वो काम करना शुरू करते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चंस आए अपने होमवर्क में, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं होमवर्क की पहले डिस्कस कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अपना एक काम करते हैं, आज का टारगेट लेके आते हैं। आज अपना काम क्या था, काम पे आते हैं। बाकी भैया जो लोग हैं, हाँ, जो अपने पास जिस तरह का आंसर निकालोगे, जहां पे भी देखो, जहां पे भी कैलकुलेशन करोगे वहां पे सिंपल सी चीजें, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन करोगे। अभी सिग्निफिकेंट फिगर बहुत आएगा भाई, अभी सिंपल सा बहुत सारी चीजें आएंगी, जब आप कैलकुलेशन करोगे तब पता चलेगा। ओके, हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे अपने पास कुछ तो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। अरे कहीं गलती हो रही होगी तो मैं अभी डाउट वाले सेशन में बता दूंगा, अगर लगेगा तो मैं बता दूंगा। ओके, अगर भाई देखो कहीं मैंने मिस्टेक से कुछ गलत लिख दिया होगा तो बता दूंगा। ओके, क्योंकि बहुत तेजी से पोल आ रहा होता है, ये चैट आ रहा होता है, तो पता नहीं चल रहा होता है। हाँ चलो भाई, फाइनली अब स्टार्ट करते हैं अपने मूल कॉन्सेप्ट की तरफ। आज मूल कैलकुलेशन में हमारा ये वाला डिस्कशन हो गया है, होमवर्क डिस्कशन हमने कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं आज मॉलिक्यूलर मास, और इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, बात करना शुरू करते हैं। यूनिट कन्वर्जन भाई जितना हुआ, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो भाई थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा यही बोलूंगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बाद में आपको 2 साल बाद रियलाइज होगी बहुत बड़ी चीज नहीं थी जहां पे हमने ये सर से या चीजें करी। लेकिन हाँ, इसमें टाइम लगाओगे। अगर आप सिर्फ देखोगे ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसका रीजन है। अगर आप सिर्फ देख रहे हो ना, मैच को सिर्फ बाहर से देख रहे हो, तो हमें क्या लगता है, इस बॉल पे तो चौका मार देना चाहिए, अरे मुझे, मैं रहता ना तो मैं ऐसा कर देता। जब आप रियल में जाके खेलना शुरू करते हो आपको पता चलता है। ठीक है ना, तो ट्राई करो, जिसकी जितनी गलतियां हो इसको क्लियर करो, जितनी गलतियां हो इसको सही करने की कोशिश करो, और टाइम टेबल को मतलब जितना हो सकता है ना ये सब चीजें फॉलो करने की कोशिश कर। जैसे आज जो पढ़ा रहे हो ना, आज जो पढ़ा रहा हूं वो सबसे इंटरेस्टिंग है। अगले 1 घंटे जो चलने वाला है ना, अब जो आज की क्लास मिस कर गया वो अगली क्लास में आएगा तो सोचेगा पता नहीं क्या ही चल रहा है। भाई ये बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं एक सिंपल चीज करो। ठीक है ना, आप सिंपल सी चीजें करो, ट्राई करना। ठीक है, हाँ भाई, जिनका एग्जाम है उनको पता है रियलिटी क्या चल रहा है। ओके, हाँ चलो भाई, आरसीबी और इन सब का मैच देखने की जरूरत नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास पे इन सब पे बात करेंगे, उससे पहले अब देख भाई, सिंपल सी 1-2 चीजें आते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। चलो, अब मुझसे किसने बोला, अब स्टार्ट करते हैं भाई। कहानी सुनना, कहानी सुनना, बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहां से जिंदगी अलग मोड़ पे जा रही है, अलग ही मोड़ पे जाएगी। कहां मोड़ पे जाएगी वो भी पता चलेगा, प्लीज सुनना। हम लोग एक बात करते थे, हम लोगों ने क्या बोला कि सर मान लो, एक बात बताना, एक बात बताना, अगर कार्बन है 6 और 12 है, ध्यान से देखना, कार्बन 6 और 12 है, इसके अंदर मैंने शायद पहले दिन निकलवाना शुरू किया था कि प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 6, इलेक्ट्रॉन कितने होते, इलेक्ट्रॉन भी काउंट करोगे कितने हो जाएंगे
6 हो जाएंगे। देख लेना अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। अब किसी ने बोल दिया कि सर इसका बताओ मास ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, पहली बार कर रहे हैं, अभी इसका शॉर्टकट भी बना देंगे। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन बताइए, एक एटम कार्बन का मास बताइए। सुनना, एक एटम कार्बन का मास बताइए। मुझे पता चल गया कि सर एक एटम का मास पूछ रहे हो तुम मेरे से, तो एक एटम में कौन कौन से लोग हैं। मैंने बोला कौन कौन से लोग हैं, तुमने बोला सर प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो सर 6 प्रोटॉन है इनटू एक प्रोटॉन का मास कितना ले लेता हूं, एमपी मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन। ये देख लो एमपी मतलब क्या हो गया, एमपी जो लिख रहा हूं ये क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन। और मास ऑफ वन प्रोटॉन मैंने एक टेबल बनवाया था, उसको हम लोग क्या ले लेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम ले लेंगे। ठीक है, -24 ग्राम ले लेंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन देख लो भाई, ये सब टेबल मैंने बनवाया था वंस अपॉन ए टाइम। उम्मीद करता हूं कुछ लोग पढ़ के आए होंगे, उनको याद भी होगा। ये दोनों का मास कितना होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। याद रखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये दोनों क्या होते, सेम होते। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कितना होता है, ये हो जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना शुरू करूं तो ये कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और हमने ये भी बोला था कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। ये सारी चीजें हमने करी थी, हमने सारी चीजें। अरे -27 kg होता है भाई साहब, ग्राम लिखा है कि केजी में, वो केजी में लिखा था, वो 27 kg में लिखा था, यहां केजी में लिखा है, वो ग्राम में लिखा है। अरे भाई इसीलिए तो दोनों का डिफरेंस है, ये देख लो भाई। मास ऑफ प्रोटॉन मैं लिख देता हूं, टेंशन मत लो भाई, जितना तुम्हें चाहिए वो सब बताया जाएगा। लेकिन हाँ अब पूछा जाए देख लो, अभी कन्वर्जन बता चुका हूं, -27 kg, या फिर इसी को लिखना चाहें 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। हम ग्राम में कैलकुलेशन करते इसलिए ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, इसी को अगर मैं चाहूं तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होगा, सेम होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होगा, सेम होगा। ये भी क्या होगा, सेम होगा। ये भी कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, और ये 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। किसने बोला सर दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग हमेशा इक्वल मान लेते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता चलेगा। अभी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि ये सर दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एम लिखेंगे। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन देख ले भाई, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसको मैं केजी में लिखूं तो कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और अगर ग्राम में लिखूंगा तो 10 की पावर -28 ग्राम। मास ऑफ, एक सिंपल चीज जान जाना, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच लेस देन, वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये बेसिक चीजें मैंने शायद पहले ही बताई थी, ये टेबल मैंने पहले ही बनवाया था, ओके। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई ओके, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ पता तो चला कि सर ये भी चीजें हैं आपको, ठीक है 10 की पावर -27 कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार पता तो चल गया ना, गलती मत करना, अब मत करना भाई। देख ले मैंने क्या बोला, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है, लिख दिया मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। भाई एक बात बता, मेरा मास 1837 kg है और सामने वाले का मास 1 kg है, तो भैया उस केस में हम लोग न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास को क्या बोलते हैं, बहुत कम है तो छोड़ देते। अब देखना ध्यान से, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकालने गए, तुम क्या लिखोगे, सर मास ऑफ प्रोटॉन 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन और 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे, यही लिखोगे ना, यही लिखने वाले हो। ध्यान से देख लो, क्यों, क्योंकि एक एटम कार्बन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जो लोग लिख रहे हैं भाई रुक जाना अपने पास, ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं भाई ठीक है ना, अपने को अब देखो दो चीजें,
साथ साथ लिख रहे हो लिखते चलो, जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं, नहीं तो अपने पास घर पे भी 2 कॉपी का रूल हमने पहले ही बनाया था, ठीक है, वो करते रहेंगे वहां पे। ओके, 2 कॉपी का रूल हमने बना रखा था, वहां पे देखो, ठीक है। हाँ, ओके, यूपी बोर्ड में जिन लोगों को रिजल्ट अच्छा आया है सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जितना भी यूपी बोर्ड वाला है, सॉरी गलती से रह गया, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, ओके, चलो एंजॉय करो। ये देखना अपने पास 6 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसको क्या मान सकता हूं, इसको मैं लिख दूं नेग्लिजिबल। क्यों? क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का मास की कोई वैल्यू नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यूएबल होता है, चार्ज वैल्यूएबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास वेरिएबल नहीं होता, उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत छोटा सा है। अब तुम सिंपल सा बात चल रही है यहाँ पे कितना में 1800 केजी की, और तुम क्या लेके चल रहे हो 1 केजी। तुम्हें कोई बोले कि सर मेरे मार्क्स ना, कोई बच्चा बोले कि सर मेरे मार्क्स 1800 आ रहे हैं तो इस बच्चे को ज्यादा वैल्यू करूं, कोई बोले सर मेरे मार्क्स 1 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं किसकी वैल्यू ज्यादा करूंगा, मैं इसकी ज्यादा करूंगा ना, इसको क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा, बोलूंगा भाई रहने दे। आजकल क्या हो रहा है, यही वाला बंदा क्या करता है, जैसे अब जो पढ़ने वाले बच्चे वो कमेंट कम कर रहे, आज मैंने बोला है कमेंट करने के लिए, मुझे ही पता चले, ठीक है ना, ताकि मुझे ही पता चले जो पढ़ने वाले वो कैसा चल रहे हैं, ठीक है। ये देख लो, जिसके मार्क्स जितने भी आए, यूपी बोर्ड में जितने मार्क्स आए, सीबीएसई में जितने आए, भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नीट में डॉक्टर बनने के लिए कभी किसी डॉक्टर के बोर्ड के आगे लगा है क्या, कभी किसी डॉक्टर को देखोगे तो क्या लगा होता है कि डॉक्टर, मान लो अपने पास कोई भाई है डॉक्टर एक्स लगा है, डॉक्टर स्ट्रेंज है, डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे ऐसा लिखा होता है एमबीबीएस लिखा होता है, एमडी लिखा होता है, एफडीआई ऐसे लिखा होगा कि ये सब चीजें लिखी हुई। कभी इसके बगल में 10th क्लास नहीं लिखा होता है कि 10th क्लास में भाई साहब के परसेंटेज कितने थे। तो 10th और 12th के परसेंटेज कुछ ज्यादा मैटर नहीं करते, 10th और 12th के परसेंटेज इस एग्जाम के लिए मैटर नहीं करते। ओके, तो देख लेना, ये देखना मैं बात कर रहा था, ये देखो मैंने बोला इसके बारे में कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन कि सर वो नेग्लिजिबल है। अब कोई बोले कि सर अब मैं बोलूं कि मेरा मास ना अभी 80 केजी है, फिर कोई बोले सर आपके ऊपर डस्ट जमा हुआ था, डस्ट लग गया था, इसको हटा दीजिए, इससे आपका मास फर्क पड़ेगा। मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे मास के रिस्पेक्ट में सर इलेक्ट्रॉन का मास, या मैं बोल सकता हूं डस्ट का मास क्या हो जाएगा, जो धूल मिट्टी है उसका मास क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। कोई ऐसा थोड़ा ना बोल सकता है कि सर ये आदमी है, ये आदमी है, इसका जो मास है, इसका मास सर 80 केजी है, लेकिन सर पता है इसको जैसी नहला धुला के हमने लेके आए ना, जैसी नहला धुला के लेके आए, इसका मास कितना हो गया 70 केजी। सर पता इसके ऊपर इतनी धूल मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना भाई, धूल मिट्टी इतनी भी जमी नहीं होती, ठीक है कि 10 केजी ऑब्वियस उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, नेग्लिजिबल। कभी ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं, अरे भाई जानता है कोई मोटा इंसान बोले, जब मैं बोलूं कि यार मेरा मास ना हमेशा 5 केजी ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि मैं नहीं, अपने पास ना बहुत धूल मिट्टी उड़ के आती है इसलिए ज्यादा आता है, नहीं आता। रीजन कि मेरे रिस्पेक्ट में धूल मिट्टी का मास क्या है, नेग्लिजिबल है। सिमिलरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, उसको कोई भाव नहीं देगा, उसको कोई भाव नहीं देगा। अब एक बात बताओ, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 6 टाइम्स एमपी प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। तुमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है सर इसको मैं ऐसे कर दूं तो सर 6 + 6 कर दूं और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैं दोनों में से किसी को ले सकता हूं, 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो गया या मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। अगर मेरे से कोई पूछ दे कार्बन का एग्जैक्ट मास बताइए, तो मैं कार्बन का एग्जैक्ट मास कितना लिखूंगा कि भैया 12 इंटू ये मास ऑफ प्रोटॉन, यही होगा ना एग्जैक्ट मास, तो यही होगा एग्जैक्ट मास, तो यही चलेगा ना कि सर कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अच्छा अब सर कोई बोले सर आपने स्लैश क्यों लिखा, भाई मेरी मर्जी है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, इक्वल है, इक्वल है, तो मैं क्या ले लूंगा, दोनों में से किसी एक को ले लूंगा। ओके ध्यान से सुनना, मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। किसी का भी अगर, चलो एक काम करते, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ऑक्सीजन के अंदर भी क्या होगा, प्रोटॉन कितने 8, न्यूट्रॉन्स कितने 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने 8। भाई जो लिख रहे थे थोड़ा जल्दी लिखो यार, जो लोग लिख रहे थोड़ा फास्ट लिखना, जो लोग फास्ट लिख रहे थे थोड़ा फास्ट लिखना भाई, जल्दी से जल्दी। पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे इतना, ये इसको कैलकुलेट मत करो, इसका एक शॉर्टकट निकाल लेंगे, इसका शॉर्टकट निकाल लेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी।
अरे स्पैमर्स को मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ भाई, टेंशन मत ले। बस ये है कि हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई करते रहे। स्पैमर्स तो आए ही इसी के लिए हैं। चलो यार, वो अगले साल भी होता है ना, वो वीडियो बनाते रहेंगे हाउ टू क्रैक नीट विदाउट स्टडी। ठीक है। हाँ देखो, अब किसने बोल दिया कि सर ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? चलो एक बात बताओ, ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? क्या क्या है इसके अंदर? प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन्स 8 है, इलेक्ट्रॉन्स 8 है। तो ऑक्सीजन के अंदर बात करेंगे तो देखना, मास ऑफ, कोई पूछ दे कि सर एक एटम का मास बताओ, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो तुम क्या करोगे? सर 8 प्रोटॉन है इंटू नंबर ऑफ ये, प्लस 8 न्यूट्रॉन है इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस 8 है इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिखने को लिख तो रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इसको मैं क्या करूंगा? फिर से क्या करूंगा? काट दूंगा, बोलूंगा भाई तू, तेरी वैल्यू क्या हो गई? नेग्लिजिबल। मतलब इनके रिस्पेक्ट में तेरी वैल्यू क्या हो गई? खत्म हो गई। तेरी वैल्यू क्या हो गई? खत्म हो गई। तो ये देख लो, इसके केस में क्या करूंगा? अब देखना सर, ये लिख सकता हूं 16 टाइम्स, या फिर भाई पूरा लिख देता हूं, पता चला ये भी डाउट आ रहा है, 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, और अब 8 + 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या आंसर आ जाएगा? 16 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 16 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसी को लिखना चाहूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख सकते हैं, हो जाएगा। 16 इंटू दिस। सर एक सिंपल सा, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा? इतना कैलकुलेशन कौन करेगा? एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हो या सिंपल सा एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हो। याद रखना, किसी भी एटम का, एक एटम का मास लेना हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ, देखना मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, मान लो किसी एक्स का निकालना है। एक बात बताओ, यहां पे ये क्या चेंज हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन में क्या चेंज हुआ? ये क्या था? 16 क्या था? मास नंबर था। 16 क्या था? मास नंबर था। तो सर इसको क्या लिखेंगे? मास नंबर। 16 को क्या लिख देंगे? मास नंबर इनटू, सर ये एमपी और एमएन को क्या लिख देते हैं हम लोग? एएमयू। ध्यान से देखना, एएमयू। एएमयू ये देखना अपने पास, भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनना, कहानी सुनना। क्या बोला जा रहा है कि सर एक एटम का मास कुछ नहीं, एक एटम का मास क्या होता है? जो मास नंबर है, जो मास नंबर है, मास नंबर इनटू एएमयू, वेयर 1 AMU, या इसी को बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक, या ऐसे लिख दे, रुक जा, ये देख, वेयर 1 एटॉमिक मास यूनिट, वेयर 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं AMU, ये क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल। मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻24 ग्राम। इसको आज के टाइम पे एएमयू के बदले इसको क्या बोल देते हैं? यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं, या शॉर्टकट में यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब मुझे किसी भी एटम का मास बोला जाए, एक एटम का मास बोला जाए, तो एक एटम का मास कुछ नहीं, उसके मास नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? उसके मास नंबर क्या है? क्या लगा देना है? एएमयू लगा देना है। उसके मास के अंदर, मास नंबर के अंदर क्या लगा देना है? एएमयू लगा देना है। एएमयू मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ऑब्वियस ना, हर एक बार ये कौन लिखेगा? एमपीएमएन कौन लिखता रहेगा भाई? सीधी सी बात है। कोई तुमसे ये पूछे, देखना अब हीलियम है, अब हीलियम है 2 और 4, तो तुम क्या करोगे? सर इसका एक एटम का मास बताओ, एक एटम का मास बताओ। एक एटम का मास क्या हो जाएगा? हीलियम के एक एटम का मास कितना हो जाएगा? इसका मास नंबर कितना है? 4, और 4 के आगे क्या लगा देना? 4 AMU। 4 के आगे क्या लगा देना? 4 AMU। 4 AMU लगा देना, बस बात खत्म। ठीक है, 4 AMU लगा देना। 4 AMU -24 ग्राम है ना भाई। AMU की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁻24 ग्राम। केजी में बोलेगा तो केजी में लगा देना, केजी में बोलेगा केजी में लगा देना। ठीक है, केजी में बोलेगा केजी में लगा देना। ओके, ये देख लो। अब हर एक जगह मैं कैलकुलेट थोड़ी ना करूंगा ऐसे लिख लिख के कि मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करूंगा, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करूंगा। इलेक्ट्रॉन को क्यों हर एक जगह मैं इतना टाइम क्यों लगाऊंगा? मैंने एक बार दो बार किया, मैं सीधा सीधा आंसर निकाल दूंगा, मैं सीधा सीधा आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर निकाल दूंगा। हाँ भाई, सीधा सीधा आंसर निकालूंगा कि भाई सर मुझे करना कुछ नहीं। जैसे अब इस तरह से दिया जाए तो मैं, अब इसे थोड़ा ही ना है भाई। यार प्लीज भाई पढ़ ले यार, जो चैट वाले हैं ना थोड़ा पढ़ लो, ठीक है ना। होना जाना कुछ है नहीं, लेकिन हाँ पढ़ लो कम से कम। ठीक है, हमारा कुछ जाएगा नहीं, सिलेक्शन सबका तो होगा नहीं ना। अगर मान लो अर्जुना बैच में 1.5-2 लाख बच्चे हैं तो सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होना है। सीट ही 50,000 है,
लेकिन पढ़ लो कम से कम, ये खुद पे प्राउड रहेगा कि यार पढ़ने की कोशिश करी थी हमने, ठीक है ना। अदरवाइज फिर यही रहेगा कि बर्थडे मना रहे हैं, कभी किसी का बर्थडे मना रहे हैं, कभी किसी का वो कर रहे हैं। एएमयू एक यूनिट है, बार बार मैं ये थोड़ी ना लिखूंगा इतना बड़ा। एक बात बता, तुझे कोई बोलेगा तो इतना बड़ा लिखेगा क्या? हर एक बार इतनी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेगा, हर एक बार इतनी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेगा, सीधी सी बात है। वो इसको सीधा क्या लिख देगा, इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, 16 एएमयू लिख दूंगा। यार काम आसान होगा ना, हर एक बार मैं थोड़ी ना लिखूंगा 16 इंटू 10 की पावर दिस दिस दिस। भाई ये बार बार इसको इतना ना लिख के हम लोग क्या करेंगे। अदरवाइज जिसको नहीं समझ में आया बेटा ऐसे निकालना, ऐसे कर करके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके निकालना बेटा, तब आपको आएगा। सेम बात कह रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं। इसको बस ये है कि इतना लंबा ना लिख के हम सीधा सीधा एक सिंपल सा फॉर्मूला लेके चल दिए कि एक एटम का मास निकलना है तो कुछ नहीं, मास नंबर क्या है, क्या लगा देना, एएमयू लगा देना। ओके ये देख लो। अब मुझसे किसने बोला कि एक बात बताना, ऐसे कहीं लिखा हुआ है सल्फर है 16 और 32 लिखा हुआ है। अब मैं हर एक का कैलकुलेशन थोड़ी ना करूंगा, जल्दी से जल्दी बताओ इसके एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा। अब दो टाइप के लोग हैं, एक जो कमेंट वाले लोग हैं वो जाके बोलेंगे बे निकालेंगे कैसे, जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिख देंगे 32 एएमयू। क्यों? क्योंकि सर मास नंबर 32 है उसके आगे। और नहीं तो बेटा जो होता है ना कार्ड में लिखा होता है ना, शादी कार्ड में मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, वैसे ही वाले लोग जो होंगे जो रिपीट रिपीट वाले लोग, बेटा आप रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए एक बार और, लेकिन उससे आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। देख लो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इसमें न्यूट्रॉन। अब ये मत बोल रहे सर एन क्या होता है, पी क्या होता है, पता चला ये भी डाउट आ रहा है। एन क्या होता है सर क्या होता है, 16 होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 16 होता है। यही स्पैमर ना गुस्से में जाके सब कमेंट लिख देते हैं और नहीं समझ में आया, ठीक है नहीं समझ में आया, ऐसे कैसे मजाक उड़ा देते हैं मेरा, ऐसे कैसे। देख बेटा जो स्मार्ट लोग हैं, ठीक है ना, जो बात मानेंगे वो सीधा आंसर निकाल देंगे। किसने बोला नहीं सर एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, ग्राम में वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं भाई ग्राम में वैल्यू लिख देगा। लेकिन सर हम इतनी स्मार्ट मेहनत नहीं करते, हम 10th पास करके आए हैं, हम इतनी स्मार्टली काम नहीं करेंगे। कुछ लोग यहां निकाल देंगे। और नहीं तो बेटा देखो आपको क्या करना है जिंदगी में, जो होता है ना कि भाई अब सोच ही लिया है कि नहीं सर मुझे तो हमेशा स्लो ही चलना है, तो ये बेटा देखिए आप क्या निकालेंगे, ये देख लो बेटा एक एटम ऑफ सल्फर के पास जाएंगे, पूछेंगे बेटा आपके पास क्या क्या है, सल्फर बताएगा प्रोटॉन 16 है, तो 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। कैसे आया तो मेजर करना, वेट मेजर करना कैसे, 16 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास एमपी है, तो 16 का क्या होगा 16 इंटू कर देना। कहीं मन में ये डाउट है कि सर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो कुछ नहीं बेटा आपको एकदम दिमाग में अभी बिठा लीजिए, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना ही, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 16 इंटू क्या करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन लेंगे, प्लस 16 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। और जैसे हम आपको नेग्लेक्ट मान रहे हैं, जैसे हम आपको नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं स्पैमर्स को, वैसे ही यहां पे भी इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। फिर से बेटा इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो यहां एमपी लिखो चाहे एमएन लिखो, ये 16 प्लस 16 आएगा। और कहानी वही आएगी जो आप करना चाहते हो, आप वही लिखना चाहते हो जो मैं सीधा एक वर्ड में लिख रहा था। लेकिन हाँ आप अपना टाइम बिता चुके हो, आपका टाइम बीत जाएगा, आप उसके बाद अगले 2 साल तक फिर से बैठ के पढ़ते रहना, फिर कोटा दिल्ली भटकते रहना, आपका भी आंसर वही आएगा जो बच्चा एक क्लास में सड़ावट आंसर निकाल सकता है, ठीक है ना। हाँ स्पैमर्स यही पे मजे ले रहे होते, मुझे भी यही लग रहा है, ठीक है। आज मैं क्लास से पहले कमेंट देखा, मैंने कहा भाई इतना कौन का वो करता है यार, ठीक है। हाँ आज पढ़ने वालों से मैं बोल के आया ना, मैंने कहा यार अरे मैं ऐसे ही सोचा, मैंने कहा यार हफ्ते ही क्लास स्टार्ट होती, देखता हूँ पिछली क्लास में क्या है, पता चला नहीं 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 नहीं। तो देख ले बेटा, जैसे तुझे नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं इग्नोर स्पैमर्स, वैसे ही सर यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मान लेंगे। बाकी भाई जिसको भी लगता है आप सीधा सीधा ये लिखने की कोशिश करो ना यार। आपको अब ये मत बोलना सर आपको मास नंबर कैसे है, बेटा मास नंबर और एटॉमिक नंबर मैंने पहली क्लास में शायद होमवर्क दिया है, अगर आप अभी तक आप याद नहीं करके आए हो ना तो भाई प्लीज सॉरी, अब पढ़ के आना पड़ेगा, अदरवाइज जब चीजें आगे चलेंगी। ये देखना, अब मैंने बोला एक एटम का मास निकालना है, एक एटम का मास निकालना है। अगर एक एटम का मास निकालना है तो आप क्या कर रहे हो, एक एटम का मास निकाल रहे हो। मान लो फास्फोरस है, देखना एक बार जल्दी जल्दी आंसर देना। एक एटम का मास क्या होगा सर, एक एटम का मास क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ फास्फोरस क्या होगा। सर कोई बोले तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा 31 AMU,
अदरवाइज 31 AMU लिख दूंगा। अदरवाइज अगर किसी ने बोला नहीं सर ग्राम में बताओ, तो भाई अब इतनी ही मेहनत करवाएगा तो कर दूंगा ग्राम में निकालो। किसी ने बोला नहीं सर केजी में बताओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा, केजी में बताइए, ले बेटा केजी में भी कर दे। AMU होता क्या है? AMU होता क्या है? AMU क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है। लेकिन हर एक बार उतनी मेहनत ना करके जल्दी जल्दी आंसर निकल जाएगा। इसी को, ये जो एक एटम का मास ले रहे हो, इसी को क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास में एक्चुअल एटॉमिक मास बोल दिया जाता है, इसको एक्चुअल एटॉमिक मास बोल दिया जाता है। एक एटम का एग्जैक्ट मास कितना होगा? ये होगा 31 AMU। हर एक बार इतना गंदा कैलकुलेशन कौन लिखने वाला है भाई? तेरे से एग्जाम हॉल में बोलेगा तो ये निकाल दियो, तेरे से एग्जाम हॉल में बोलेगा निकाल देना भाई। किसने बोला नहीं सर, नहीं 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 सर, ऐसे कैसे, इतना जल्दी नहीं समझ में आता है सर, कुछ तो थोड़ा सा रिपीट मारो सर, रिपीट मारो। चलो भाई, बाकी लोग मुझे जल्दी से जल्दी बताओगे एक एटम का मास क्या होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ फ्लोरीन क्या होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ फ्लोरीन क्या होगा? जल्दी जल्दी बताना, जल्दी से जल्दी बताना। AMU की स्पेलिंग AMU होता है भाई, ये भी डाउट आता है क्या? AMU स्पेलिंग क्या होती है? AMU कितना आ जाएगा? AMU की स्पेलिंग AMU होती है 19 कितना हो जाएगा? 19 AMU हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एटॉमिक मास का। ठीक है, एटॉमिक मास। ओके, तो एक एटम का मास आ गया। अच्छा, अब किसी को सर एटम का मास कैसे आएगा? एटम का मास कैसे आएगा? ठीक है, अब एटम का मास आ गया। अच्छा, एटम का मास निकाल लोगे। अच्छा, क्यों सर इसमें प्रोटॉन को नहीं, सिर्फ तो सिर्फ किसका? एक एटम का मास मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? कोई वैल्यू नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स के। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रॉन्स के आने और जाने से देखना, अगर मैं कहीं ऐसा लिख दूं F-19 ऐसा लिख दूं, तो भाई साहब एक बात बताना, इससे क्या चेंज हुआ? प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा? 9। न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा? 19 - 9 कितना रहेगा? 10। इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे? 9, अब कितने हो गए? 10। तो सर इसके आने और जाने से याद रखना, कटायन हो चाहे एनायन हो, यहां पे अभी भी मास कितना रहेगा? मास ऑफ वन एटम अगर मैं लेता हूं अभी भी फ्लोरीन का, तो उसका मास कितना रहेगा? 19 AMU। ये एक सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है भाई, उससे प्लस माइनस नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के मास को तो मैं भाव ही नहीं दे रहा था। अरे इलेक्ट्रॉन के मास को मैं पूछ ही नहीं रहा हूं यार, उसके आने और जाने से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी कितना फर्क पड़ेगा ये देख ले। अरे मेरे सोना बाबू लोग देख लो एक बार, अगर किसी ने बोला कि नहीं सर कैलकुलेट कीजिए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कैसे 19 को ज्यादा करते 20 कर देते, ऐसे कैसे? नहीं, सुनो देखो, ये देखना 9 इंटू क्या करोगे? MP करोगे, 10 इंटू क्या करोगे? MN करोगे, और 10 इंटू सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम ऐसे ही नेग्लिजिबल मान रहे थे भाई। तो तेरा इलेक्ट्रॉन और आने और जाने से, एक बात बता, मैं अभी क्या बोल रहा था कि मैं धूल मिट्टी वाली एरिया में चला गया, अगर मेरे ऊपर डस्ट आ गया तो उससे क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा? अबे मास थोड़ा ना चेंज हो जाएगा भाई, थोड़ा बहुत। वो सोने की दुकान पे थोड़ा ना जा रहा हूं कि धूल मिट्टी से मेरा मास चेंज हो जाएगा, कि सर 10 ग्राम का सोना था 15 ग्राम हो गया, मिट्टी जमा दी उसके ऊपर। ऐसा नहीं होता भाई। इधर लिख ले, फिर से कितना आ जाएगा? 19 टाइम्स MP। तो तेरे ऊपर मर्जी है नहीं करना। याद रखना, मैं एक लाइन नोट करके लिखवा देता हूं, एक नोट याद रखिएगा, ये नोट याद रखिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन, एनायन और कैटायन, सर मास ऑफ, ये देख लो, मास ऑफ न्यूट्रल एटम, मास ऑफ न्यूट्रल एटम और मास ऑफ कैटायन और एनायन दोनों क्या होते हैं? सेम। मास ऑफ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट का न्यूट्रल एटम लेते हो और उसी का कैटायन लेते हो या एनायन लेते हो ऑफ एन एलिमेंट, दैट एलिमेंट, ये दोनों का मास क्या होता है? सेम होता है। ये पॉइंट नोट करके डाल दीजिएगा अपने नोट्स में कि भैया गलती से भी ये उल्टा मत ले लेना, मास ऑफ न्यूट्रल एटम सेम होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, ऐसे हो जाएगा। दूसरी बात सर ये देखो, अभी मोल पे आएंगे ना भाई, मोल पे ही आने वाले हैं, थोड़ा वेट करो, ट्विस्ट पे वेट करना, जब आओगे वहां बेहोश हो जाओगे। एक और पॉइंट देखना अपने पास, सर इलेक्ट्रॉन लॉस हो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन हो, डू नॉट चेंजेस द एटॉमिक मास। सर ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डू नॉट चेंजेस द एटॉमिक मास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक एटम की बात करी, मैंने एटम का मास निकलवाया आप लोगों से फटाफट, आपको मास नंबर याद था, एक बात बताना जल्दी
जल्दी जल्दी इसका आंसर देना। सिलिकॉन 4 है और सिलिकॉन -4 है। सर इन दोनों की इसका एक एटम का मास बताओ जल्दी से जल्दी, इसका एटॉमिक मास बताओ और उसका एटॉमिक मास बताओ, इसका एटॉमिक मास बताओ और उसका एटॉमिक मास बताओ, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास बताओ। दोनों का अलग अलग होगा या सेम होगा? जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ भाई, दोनों का क्या होगा? दोनों का क्या होगा? अरे सर इसका एटॉमिक मास भी कितना होगा? 28 AMU। सर 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अबे 4 इलेक्ट्रॉन है चाहे 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को पूछ कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो यहां पे भी कितना होगा? 28 AMU होगा। ये देख लो भाई, -4 हो चाहे +4 हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन के आने तो, इलेक्ट्रॉन का कोई भाव ही नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉन कोई भाव ही नहीं दे रहा भाई, आ जा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो एटम का मास निकाल लोगे, एटॉमिक मास हो जाएगा। कोई भी एटम दिया हो, अब से कोई भी एटम दिया हो उसका मास निकाल सकते हो। भैया जल्दी से जल्दी बताना, सोडियम 11 और 23 और सोडियम +11 और 23। मेरे बाबू सोना जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दो। इन दोनों का एटॉमिक मास क्या होगा? इन दोनों का एटॉमिक मास क्या होगा? कमेंट सेक्शन भैया पढ़ने वाले लोग अब डालिए जल्दी से जल्दी, क्या होगा इन दोनों का? कमेंट सेक्शन में बताइए। दोनों का सेम होगा? एटॉमिक मास कितना होगा? जल्दी से जल्दी। फिर मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं, फिर मोल्स पे आएंगे। तो एटॉमिक मास कितना होगा? कितना हो जाएगा? अरे सर क्या बात है, 23 AMU। कोई बोले नहीं सर ग्राम में बताइए। ग्राम में बोलेगा तो बेटा टेंशन मत ले लेना, ग्राम में बोलेगा तो टेंशन मत ले लेना। ग्राम में कितना हो गया? इतना ग्राम। और अगर कोई बोल दे कि नहीं सर मुझे तो केजी में चाहिए, तो केजी में AMU की वैल्यू कितनी पुट करनी है? केजी में इतनी पुट करनी है, कर देना भाई। 23 AMU हो जाएगा सर, दोनों का इक्वल होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। AMU की वैल्यू मैंने बता रखा है। एटॉमिक मास यूनिट, एटम के केस में जब भी आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास लेते हो तो यूनिट क्या लगाते हो? AMU लगाते हो। AMU लगाते हो कि भाई एटॉमिक मास यूनिट यूज करेंगे। ओके, तो ये चीजें देख लेना, ये चीजें देख लेना, देख ले भाई एटॉमिक मास यूनिट ये होता है। कहां से आया था, क्यों आया था, उसका रीजन बताया कि बार बार हम इसको ना लिखें, हम इसको ना लिखें बार बार, इसी के लिए हमने क्या लगा दिया था? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एटॉमिक मास क्लियर है, एटॉमिक मास क्लियर है। एक एटम का मास कितना होगा? हो जाएगा। चल पहले मोल कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले ये देख ले भाई, तेरे पास एटॉमिक मास के बाद एटॉमिक मास हो जाएगा। एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें। अब तुझे मोल की कैलकुलेशन करने से पहले बस बता रहा हूं, आज मोल कैलकुलेशन आ जाएगा, लेकिन सुन ले कहानी, क्योंकि बहुत सुंदर सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये देखना, कोई पूछ रहा है हाउ मेनी, ये क्वेश्चन देखना, बहुत सही क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे ऐसे। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम आर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम 2 और 4 आर प्रेजेंट इन 32 AMU। अगर हीलियम के मास का कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? अगर इसका मास कितना है? 4 है, 4 है, एक एटम का मास कितने एटम्स होंगे? सोच कितने एटम्स होंगे? अरे स्पैम अपने पास कमेंट में ही आंसर दे दो, पोल करा दूंगा, जब मौका मिलेगा पोल करा दूंगा, बात समझ। अभी पहले कमेंट में आंसर देना शुरू करो। क्या होगा, क्या होगा, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? सर कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, एक एटम का मास तुझे पता है ना भाई। अब तो बार बार मैं लिख रहा हूं, तुझे भी लग रहा होगा अरे सर अब टाइम वेस्टेज हो रहा है, आप क्यों ऐसा लिख रहे हो? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक एटम का मास कितना है? 4 AMU। कितना है एक एटम का मास? कितना है? 4। कहां से आया बेटा? वो देख लो ऊपर 4 लिखा था। अब मैं आज लिख रहा हूं, कल से नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है एटॉमिक मास याद होना चाहिए, मास नंबर याद होना चाहिए। करके आइएगा, ये देख लीजिए, एक एटम का मास 4 AMU। भैया नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। बचपन में नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास कितना दिया है? 32 AMU डिवाइडेड बाई 4 AMU। सर यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? 4 का 8 आ जाएगा। कितने एटम्स आएंगे? 8 एटम्स आएंगे। निकल जाएगा, हो जाएगा भैया। कैलकुलेशन शुरू हो चुकी है, बस यहां मोल लगाना बाकी है, बस यही याद रखना। सेम वर्ड्स मिलेंगे बस मोल वाले में, आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी बता दोगे? और एक क्वेश्चन दूं थोड़ा फास्ट, एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा फास्ट खत्म करो, फिर एटम्स के बाद हम लोग बात करेंगे। हाउ मेनी, या रुक जाओ, हाँ इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं। अगर मैं बोलता हूं, ये देखना 80 AMUs। अब देखो इसी क्वेश्चन को पुट करने का ऑप्शन देख लो कैसे।
कितना होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स बताओ, फिल इन दी ब्लैंक्स बताओ। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। मैंने पहले ऐसे पूछा, फिर मैं बोल रहा हूं 80 AMU कितने एटम्स का मास होगा, 80 AMU कितने एटम्स का मास होगा। जिन लोगों को ऑक्सीजन का एटॉमिक मास याद नहीं है भैया, आदत चेंज कीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। 80 एटम्स में, 80 AMU में कितने एटम्स होंगे सर, यही क्वेश्चन पूछने का तरीका देख, इसी को साइंस बोलते हैं। साइंस में कभी सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। 80 AMU कितने एटम्स का मास होगा, कितने एटम्स का मास होगा, तो भैया 80 AMU कितने एटम्स का मास हो जाएगा, भैया नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक एटम का मास आपको पता है, एक एटम का मास कितना है, 16 AMU है। एक एटम का मास 16 है, आपके पास कितना मास है, 80 AMU है। तो भैया क्या करोगे, 80 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 5 एटम्स हो जाएंगे। पक्का, डन करें। तो एटॉमिक मास क्लियर है, एटॉमिक मास क्या होता है, AMU क्या होता है, हो जाएगा। अब आते हैं, एटम को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, चलो बताओ। एटम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। एटम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। हो जाएगा सर। एटम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। तो चलो मॉलिक्यूलर मास कर लेते हैं। एटम को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल मिल जाएगा, और मॉलिक्यूल से मिलेगा तो सर ये देख लो, मॉलिक्यूलर मास देख लेंगे, हो जाएगा। चलो भाई, एटम को जोड़ते हैं, एटम को जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। अब तुम बोलेगे सर मॉलिक्यूलर मास कैसे, सुनो कहानी। एटॉमिक मास अगर समझ में आ गया इससे पहले वाला, तो मॉलिक्यूलर मास उसी का जुड़वा भाई है, कुछ नहीं करना। सुन ले, सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल रहा हूं, जहां बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट सुन लेना कहानी, क्योंकि भैया आज मोल की कैलकुलेशन आएगी और कल तो उसके ऊपर धुआंधार आएगी। तो जो भैया स्पैमर्स हैं या जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो सिंपल सा सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता जाएगा। एटम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल। ध्यान देखना, एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। तुमने बोला, एक बार बताना, कार्बन है, कार्बन के एक एटम का मास तुमने क्या बोला कि सर 12 AMU होगा। एक बार बताओ, ये CO2 है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। या फिर हम बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकालना है। एक मिनट ध्यान से देखना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकालना है। भैया ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पता है क्या करना होता है, सिंपल सा बताता हूं क्या करना होता है। कार्बन का मास क्या, ये मॉलिक्यूल बना कैसे होगा, सिंपल सोच, ये मॉलिक्यूल बना कैसे होगा, कार्बन और प्लस किससे मिला होगा, ऑक्सीजन के 2 एटम से। ये CO2 किससे मिलके बना है, एक कार्बन से और 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। तो एक कार्बन का एटम, सर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये क्या लिख सकता हूं कि सर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। देख बेटा, पहली बार कर रहा हूं इसलिए इस तरह से लिख रहा हूं, 2 टाइम्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा ना। अरे इतना नहीं टाइम देंगे, आज पहली बार कर रहे हैं इसलिए कर रहा है। मॉलिक्यूलर मास, एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, कुछ नहीं सर। इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से लोग हैं, एटम ऑफ कार्बन है और 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। कुछ नहीं, आपको पता चल गया। एक एटम का मास कार्बन का कितना होता है, 12 AMU, और इसका कितना होता है, 16 AMU होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 AMU। ऐड करके देख लो, 12 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा, AMU। आंसर कितना आ जाएगा, 44 AMU। लेकिन अब बेटा एग्जाम हॉल में मैं इतना थोड़ी ना लिखूंगा, मैं इतना नहीं लिखूंगा। मुझे किसने बोला सर CO2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, मैं पता है क्या करूंगा, ये देखो कैसे निकालूंगा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोला गया, सर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोला गया। कार्बन का मास कितना, 12, ऑक्सीजन का मास कितना, 16 × 2। इसके आगे फटाफट क्या लगा दूंगा, AMU। मेरा आंसर क्या आ गया, 44 AMU। क्या आंसर आ गया, 44 AMU। मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। आपको अंडरस्टूड है कि भैया क्या करना है। आपको अंडरस्टूड है कि एक एटम किसका लेना है, कार्बन का, एक एटम किसका लेना है, ऑक्सीजन का, 2 एटम किसका लेना है, ऑक्सीजन का। यूनिट कहां, 44 याद रखना, 44 याद रखना। अब ये 16, कोई बोल रहा है 8 नहीं आएगा, भैया कहां हो, 8 कहां होगा यार। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर क्या होता है, 16 होता है भाई साहब। मास नंबर क्या होगा, 16 होगा। हाँ भैया, इतना बेसिक से ही करके चलेंगे। अभी देखो तो सही क्या आने वाला है, अभी तूफान तो आएगा, अभी तो बस आंधी आने से पहले, तूफान आने से पहले बताया जा रहा है। ये देखना अपने पास, ये देखना, अगर मैं बोलता हूं, ये देखो, अब बोलता हूं H2O के, H2O का मॉलिक्यूलर मास बताओगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बताओगे, H2O का एक मॉलिक्यूल का मास बताओगे, एक मॉलिक्यूल का मास बताओगे, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बताओगे, कितना आएगा। H2O का बताओगे, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा।
अब मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्या करूंगा, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कितने एटम्स है हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, कितना लिख दूं, अरे सर डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, 18 AMU लिख सकता हूं, डायरेक्ट 18 AMU लिख सकता हूं। बेटा आज कैलकुलेशन एक एक चीज खोल खोल के ऐसे लिख के बता रहा हूं। H2SO4 का, सर H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कोई बोल दे, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का मास बोल दे कोई, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का मास बोल दे, क्या हो जाएगा सर, एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का क्या हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, 16 × 4 कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा 98 AMU हो जाएगा। क्योंकि एटम से ही तो मिलके बना है, एटम से ही तो मिलके बना है भाई साहब। कोई बोले नहीं सर एग्जैक्ट ग्राम में बताओ, अरे ग्राम में पूछेगा तो लेना भाई, अगर तुझे ग्राम में ही चाहिए तो एग्जैक्ट ग्राम में ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट ग्राम में ही बता सकते हैं। मैं तो इज्जत दे रहा था कि सर केजी में AMU में पूछ ले, लेकिन अब तुमने बोला नहीं सर एग्जैक्ट ग्राम में बताओ, तो एग्जैक्ट ग्राम में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एग्जैक्ट ग्राम में कोई बोलेगा तो ये निकाल देना, लेकिन मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं किस में लेके चलूंगा, हमेशा AMU में, क्योंकि आपको ही पता है कि हाँ भाई AMU करना आसान है। किसी का भी देखना भाई, अब तुझे तुझे सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, चल अब मैं पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, खुद से निकालो। CO का बताओ जल्दी से जल्दी, CO का एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, CO के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, CO के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, CO के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ क्या होगा CO के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ। स्लाइड नहीं शो रहा है, स्लाइड क्यों नहीं शो होगा भाई, सारे स्लाइड शो होंगे, स्लाइड सारे शो होंगे। स्लाइड नहीं शो रहा, क्या बात है, कोई डाउट से नहीं आ रहे, स्पैमर भी आज शांति से इज्जत दे रहे क्या। ठीक है, CO का मास कितना हो जाएगा सर, सिंपल सा कितना लिख दूं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, जिनको चाहिए हिंट में भैया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। सर अब चलो बताओ मुझे NO2 का बताओ, जल्दी जल्दी निकालना, NO2 का बताओ। और मैं अगर पूछ दूं चलो सबका मॉलिक्यूलर मास बताओ, सबका मॉलिक्यूलर मास बताओ, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। 28 AMU, AMU इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस है एटॉमिक, नहीं लगाना यूनिट में, एग्जाम हॉल में तो नहीं लगाना, यूनिट नहीं देगा तो मत लगाना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, NO2 का कितना हो जाएगा, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 14, और ये कितना हो गया 16 × 2, 14 + 32, 14 + 32 कितना हो जाएगा 46 AMU हो जाएगा। सर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया 3 × 1, कार्बन का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 × 16, और प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 + 3 + 12 + 32 + 1, तो 15, और 15 12 27 28 कितना आ जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल लोगे, सब लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल लोगे। आज होमवर्क में मॉलिक्यूलर मास निकालने को दिया जाएगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास निकाल के आना है, कल अपने को मॉलिक्यूलर मास सबका निकाल के आना है। आप AMU छोड़ दो, आप बस इतना भी निकाल लोगे ना, तो मुझे इतना ही निकालना तो सिखाना था। AMU तो आप यूनिट है, ये AMU क्या है, यूनिट है, यूनिट निकाल देना, AMU यूनिट है, यूनिट निकाल देना, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। ओके उसकी दिक्कत नहीं आएगी। आज होमवर्क में सारे के सारे मिलेंगे, आप पूरा अटेम्प्ट करके आना, कल हमें सब कुछ चाहिए होगा। ओके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई बोल रहा है सर छोटा चल रहा है, चल भाई कोई बात नहीं, इसका मास निकाल। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का पता है फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। देख रहा है कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, देख रहा है विनोद कैसे कैसे हो रहा है। इस मॉलिक्यूल का बताओगे, इस मॉलिक्यूल का कितना आएगा C6H12O6 का, C6H12O6 का इसका मास कितना आएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, जल्दी से जल्दी निकालो। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा C6H12O6 कितना आएगा सर, कार्बन का 12 × 6, हाइड्रोजन का 12 × 1, ऑक्सीजन का 16 × 6, ये हो गया 72, ये हो गया 12, और ये हो गया 96। तो 96 6 + 4 0, और 7 8 9 180, 180। एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया 180।
सिमिलरली जो शुगर खाते हो उसका फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं सुक्रोज। जो आप चीनी खाते हो उसका फॉर्मूला देख लो अपने पास, बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल हो, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना हो, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहो निकाल सकते हो, निकालो, देखो इसका कैलकुलेशन करके देख लो। बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल हो, कोई टेंशन नहीं, निकालते रहो, मॉलिक्यूलर मास करते रहो, मॉलिक्यूलर मास निकालते रहिए भाई साहब, मॉलिक्यूलर मास निकालते रहिए, क्या क्या होगा निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने जाओगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने जाओगे, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना क्या आ जाएगा। कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 21, 2 इंटू 1, 11 इंटू 16 होता है, क्या हो जाएगा 144 प्लस 22, और ये कितना हो जाएगा सर 11 6 66, 11 176। सॉल्व करेंगे 4 2 6 6 12 हो जाएगा, 4 2 6 7 13, एक 14 हो जाएगा, और 2 और 3 342, कितना आ जाएगा 342, यही आएगा। एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा 342। कैलकुलेशन करने में गलती हो अलग कहानी, आप ये बेसिक समझ गए कि सर कैसे निकालेंगे, किस तरह से मॉलिक्यूल का मास आएगा। बड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लिखा हो लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं, सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है, एटम्स को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, एटम्स को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, एटम्स को ऐड करो, आंसर आ जाएगा। ओके हो जाएगा सर। चलो मॉलिक्यूलर मास हो गया, अब आते हैं कहां पे, अब आते हैं अपना फेवरेट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं अपना फेवरेट टॉपिक, एटम का मास आ गया, मॉलिक्यूल का मास आ गया, सुनना कहानी, मॉलिक्यूल का मास आ गया, सुनना कहानी क्या होता है, सुनना कहानी क्या होता है सर, मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना क्या होता है भाई, ये बहुत बेसिक है यार, अगर इसमें भी अब तुझे कुछ आ रहा है ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा, और कुछ नहीं बोलूंगा बस। हाँ फाइनली अब मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो अब सेलिब्रेट करते हैं मोल को। एक्चुअली कुछ नहीं, सुनना कहानी को, मोल क्या है, मोल क्या है एक बार सुनना। जैसे देखो इसको मैं डरावना बताऊं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन सीखेंगे बाद में डेफिनेशन, अच्छा इसको पहले हम सीख लेंगे फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि भाई आया कहां से ये नंबर, तब तुम्हें लगेगा अच्छा भाई ये कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। लेकिन हाँ बात करते हैं मोल क्या था, एक बात बताओ मोल क्या होता है। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सा प्रीफिक्स बताता हूं, मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था 1 किलो, 1 किलो बोला था, तो 1 किलो का मतलब क्या होता था, किलो का मतलब क्या होता था 1000 होता था। सुनना ध्यान से, 1 किलो का बोले, अगर 1 किलो को बोले तो 1 किलो तुमने क्या पढ़ा था 1000 पढ़ा था, कि 1 किलो क्या होगा 1000 होगा। अब अगर मैं बोलता हूं, अगर ये कहीं भी लगाता हूं, एक प्रीफिक्स है, एक प्रीफिक्स है, जिसके आगे लग जाता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1000 हो जाती है। यही बताया था ना भाई, मोल मतलब भी वही सेम चीज होता है, ध्यान से देखना, मोल का मतलब भी सेम चीज होता है। सुनना ध्यान से भाई, ये देखो 1 किलोग्राम बोला, जैसे ही किलो लगाया 1000 ग्राम। अगर मैं बोलता हूं 1 किलोमीटर बोलता हूं, जिसके आगे यूनिट लगा, जिसके आगे ये प्रीफिक्स लगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। मतलब किलो का मतलब क्या है सर, उसके सामने वाले की वैल्यू क्या करेगा 1000। जैसे मैंने बोला था 5 किलो लड्डू बोला था, अगर 5 किलो लड्डू रिजल्ट आने पे तुमने खरीद लिया तो सर वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1000 लड्डू, पूरा मोहल्ला तो छोड़ दो शहर खा लेगा अपने को 5000 लड्डू, इतना आ जाएगा सर। सिमिलरली जैसे ये एक प्रीफिक्स है जिसमें आपको डर नहीं लग रहा है, ये एक प्रीफिक्स है जिसमें आपको डर नहीं लग रहा है, वैसे ही और भी प्रीफिक्सेस होते हैं। वैसे ही जैसे 1 दर्जन है, इसको हिंदी में बोले दर्जन बोल दे, डजन बोल दे, 1 डजन किसको रिप्रेजेंट करता है 12 को। 1 डजन पेंसिल बोल दिया जाए, 1 दर्जन पेंसिल बोल दिया जाए, 1 दर्जन पेंसिल, पेंसिल के आगे क्या लगा 12, सर डजन लगा तो क्या हो जाएगा 12 पेंसिल्स, ये हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं 1 डजन बनानास बोल देता हूं, अगर 1 डजन बनाना बोल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कितने हो जाएगा 12 बनानास हो जाएंगे। ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि भैया ये कुछ नहीं, ये क्या है, ये सब क्या है, एक प्रीफिक्स है, जिसके आगे लगते हैं उसकी वैल्यू कितनी कर देते, इसके आगे लगते हैं उसकी वैल्यू कितनी कर देते, सर इसकी वैल्यू 12 टाइम्स कर देते, ये लगा तो कितना हो जाएगा 1000 टाइम्स। सुनना कहानी को। अब सिमिलरली मोल क्या है केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा कांस्टेंट बात करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े कांस्टेंट की बात करते हैं। ये देखो मोल भी क्या होता है, 1 मोल इज नथिंग, 1 मोल इज नथिंग बेटा, होता ना कि अंदर ही अंदर
प्रणाम कर लेना, इसको आशीर्वाद ले लेना इसका। 1 मोल इज नथिंग 12.6.022 इंटू 10 की पावर 23। आंख बंद करके जहां मोल वर्ड यूज किया, जहां मोल वर्ड यूज किया बेटा इसका यूज करना शुरू कर देना। 1 मोल को वहीं हम लोग क्या बोलना शुरू करते, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या फिर इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो इसको हम लोग एक नाम बोल देते हैं, दैट इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना सर, 1 मोल जहां भी यूज होगा, जहां भी यूज होगा, देख बेटा आंख बंद करके लगा, कोई टेंशन नहीं। मैं बोल रहा हूं 1 मोल एटम, अगर मैं बोलता हूं 1 मोल एटम तो डर मत। मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। देख ले भाई क्या किया, एटम के आगे मोल लगाया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, इतनी हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इतनी हो गई, बस कुछ नहीं। याद रख 1 मोल, अगर मैं बोलता हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। अब कोई बोले कि सर जो मान लो कह रहे हैं सर इतना बड़ा कौन लिखेगा, बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा, अगर तू लिखना चाहता है, तुझे लगता है मैं साइन लैंग्वेज में बात करूंगा तो तू मोल को चाहेगा तो ऐसे भी लिख सकता है। अंडरस्टूड, समझना, सिंपल सी बात समझना। मोल इज नथिंग, मोल इज नथिंग एक प्रीफिक्स है जिसके आगे लगता है उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। अगर मैं बोलता हूं 5 मोल मॉलिक्यूल, 5 मोल मॉलिक्यूल, 5 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा सर, 5 इंटू कितना, मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कोई शॉर्टकट में लिखना चाहता है तो उसी को क्या करेगा, 5 मॉलिक्यूल्स कर सकता है। आपकी मर्जी है, एग्जाम हॉल में ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। कोई बोले कि सर मैं ऐसे लिख देता हूं 10 मोल, 10 मोल अपने पास 10 मोल प्रोटॉन लिख देता हूं। 10 मोल प्रोटॉन्स का मतलब कुछ नहीं, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर। मोल का मतलब क्या है, एक प्रीफिक्स है और कुछ भी नहीं सर, ये कुछ नहीं, जहां जिसके आगे लगा उसकी वैल्यू क्या कर देना, इतना कर देना। या फिर इसको कितना लिख सकते हो, 10 प्रोटॉन्स लिख सकते हो। तो मोल मेरे लिए क्या है, एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू बार बार इतनी ही यूज करनी। हो जाएगा सर, आपको कुछ नहीं। हाँ, जिन लोगों ने नहीं से पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये ध्यान से देख लो, मोल की बात कर रहा हूं। मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट इज नथिंग। जैसे लोगों का प्रीफिक्स होता है, जैसे किलो एक प्रीफिक्स है, जैसे डजन एक प्रीफिक्स है, जिसके आगे लगता है उसकी वैल्यू चेंज कर देता है। कितनी चेंज कर देता है सर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। पक्का? अच्छा, अब सर बोलोगे अरे सर ये, अब सुन लो कहानी, अब सुन लो कहानी, कैसे होगा, कैसे होगा। मैं बोल रहा हूं 1 मोल का वैल्यू क्या है, इतना होता है। 1 मोल का वैल्यू क्या होता है, इतना होता है। किसने बोला सर ये मोल्स कैसे आएंगे, किसी के कैसे पता चलेगा किसी के अंदर कितने मोल्स आएंगे। भाई पता है, एक बात बताऊं, एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट इज नोन एज मोलर मास। पहले उससे पहले एक सिंपल सी बताता हूं तुम्हें, ये देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, सुनना। क्योंकि अब खस गए तो फिर गए, तो जो ब्रेक वाले भैया आप बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है ना, कहानी सुनना। ये देखो, देखना और फील करना भाई साहब, अभी यहां पे एक चमत्कार होने वाला है और इसी से हमारा आंसर आएगा। सुनना, इसका एटॉमिक मास तुमने कितना बताया था, चलो जल्दी जल्दी बता। इसका एटॉमिक मास कितना बताया था तूने, इसका एटॉमिक मास कितना बताया था भाई साहब, इसका एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम कितना बताया था तुमने, मास ऑफ 1 एटम कितना बताया था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना बताया था, 16 AMU, या फिर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम बताया था। यही बताया था ना तुमने, इतना ही बताया था ना, याद है। एक एटम का मास कितना लगाया तुमने, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखा तुमने। मैं यहां एक फॉर्मूला लिख देता हूं, देख लो। अगर तुमसे कोई पूछता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स, एक्स का एक एटम का मास बताओ, तुमने एक फॉर्मूला लिखा था, मास नंबर को, सर मास नंबर के आगे क्या लगा देंगे, AMU लगा देंगे ना, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, कोई डाउट नहीं है ना। सुनना, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है मोलर मास का। भैया चमत्कार देखो क्या होने वाला है, और आज के बाद जिंदगी में डर हटना शुरू हो जाएगा अगर आपने पढ़ाई करी है तो, चीजों को सीरियसली लिंक कर रहे हो तो। एक एटम का मास ऑक्सीजन का है, किसने बोला नहीं सर, मास ऑफ 1 मोल एटम ले लीजिए, 1 मोल एटम ले लीजिए ऑफ ऑक्सीजन,
ये क्या है, एक एटम का मास। एक मोल एटम का मास कितना हो गया, मतलब कितने एटम्स हो गए, पहले ये बताओ कितने एटम्स हो गए, 10 की पावर 23 एटम्स हो गए। कितने एटम्स हो गए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो गए। ध्यान सुनना, एक एटम का मास इतना है। इतने, मैं तुमसे बोल रहा हूं एक पेन का प्राइस 10 रुपए, 10 पेन का बताओ तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, 10 पेन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना। ये देखना सर ये क्या होगा, 16 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एक एटम का मास कितना था, इतना था। एक एटम का मास कितना था, इतना था। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर से। ध्यान से देखना, एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखो, एक चीज क्या आने वाला है। सर इसका पता है, इसका पता है, इसकी एक वैल्यू आती है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे 16 ग्राम आ जाएगी, 16 ग्राम आ जाएगी। पता है कैसे, 10 की पावर, ये पूरा का पूरा देखो अपने पास, एक सिंपल सा देख लो, कुछ सिंपल चीजें, एवोगाड्रो नंबर इनटू एएमयू की वैल्यू। अगर एएमयू की वैल्यू ग्राम में पुट करते हो, इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पता है इससे क्या शॉर्टकट आ गया, इससे क्या शॉर्टकट आ गया, ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक मास, नीचे वाला क्या है, मोलर एटॉमिक मास। मतलब एक मोल एटम का मास, एक मोल एटम का मास कितना आ गया। सर कुछ नहीं करना, एक मोल एटम का मास देखना ध्यान से बेटा, ये तीनों फॉर्मूले आज से अपने दिमाग में बिठा लो। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एक्स निकालना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एक्स निकालना है। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, मास नंबर के आगे क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। जिंदगी में बेटा ये शॉर्टकट दिमाग में रखिए, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई अपने को बार बार इतना लंबा डेरिवेशन कुछ नहीं करने वाले। दोनों में डिफरेंस देखना, दोनों में डिफरेंस देखना, दोनों में डिफरेंस देखना। ये क्या है, मैंने बोला, क्यों बोल रहा सर मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई कर ले भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 10 की पावर, ये देख ले भाई, अब पूरा मल्टीप्लाई करूंगा, 10 की पावर -24 और 23 तो कितना आ गया, -1। सर ये -1 कहां चला जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, 1.6.022 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भैया एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, देख लें, ये देख लो, बार बार तुमसे कोई पूछे, ये देखना एक सबसे सिंपल सा तरीका, और आज से ये जिंदगी में बिठा लो। ये देखना भाई साहब, अगर इसका मास 14 AMU लिखा है, 14 AMU मतलब क्या हो गया, एक एटम का मास, किसके एक एटम का मास, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा, 14 AMU होगा। ध्यान से देखना, एक एटम का मास कितना होगा, 14 AMU। लेकिन अगर इसी 14 के आगे, इसी मास नंबर के आगे अगर मैंने यूनिट में क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया, 14 ग्राम लगा दिया, तो भैया ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। भैया ये फॉर्मूला लिस्ट देख लेना, सबसे जिंदगी का सबसे चमत्कारी फॉर्मूला है। एवोगाड्रो नंबर को AMU से मल्टीप्लाई करते हो ग्राम में तो 1 आता है। एक एटम का मास चाहिए, मास नंबर के आगे क्या लगा देना, AMU लगा देना। और एक मोल एटम का मास चाहिए, कुछ नहीं करना भैया, मोल कॉन्सेप्ट हलवा बना के निकालेंगे, बस साइड साइड से। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भैया, ये सिंपल चीजें रिलेट करनी। एक मोल का बोले यूनिट क्या लगा देना, ग्राम लगा देना। पता है ग्राम जैसे ही आता है ना, मोल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी तक देखोगे मैंने सब जगह AMU 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 कर रहा था, यहां पे देख लो जैसे ही ग्राम आया आंसर आना शुरू हो गया, एक मोल का कॉन्सेप्ट आ गया। देख ले, तुझसे मैं बार बार बोलो, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, कहानी सुनो, कहानी तो सुनो। जैसे अब देखना, अब सिंपल सा मैं बोल रहा हूं सल्फर है, एक मिनट देखना, सल्फर है, ध्यान से देख बेटा। अगर मैं बोलता हूं कि भैया इसका क्या बताइए, एक एटम का मास, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर बताइए, क्या बताओगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा। कोई ये मत बोल देना कि सर 1 मोल एटम या फिर 1 मोल एटम ऑफ सल्फर अगर दे दूं, सर ये दोनों के दोनों, इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना होगा, 32, इसका मास कितना होगा, 32 AMU होगा। और इसी का मास यहां पे कैलकुलेट करने जाओगे 32 ग्राम हो जाएगा। इसी को क्या बोल देंगे, 32 ग्राम।
एक एटम का मास एएमयू में आता है और एक मोल एटम का मास ग्राम में आता है। क्यों? क्योंकि एएमयू इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 1 होता है। एएमयू इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 1 होता है। एएमयू इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 1 होता है। पक्का हो जाएगा सर? श्योर हो भाई? मोलर मास का कॉन्सेप्ट देखो, आज मैंने कुछ नहीं किया, एक एटम का मास निकलवाया पहले तुमसे। देखो टीचर की चालाकी समझना, मैंने तुमसे एक एटम का मास निकलवाया, फिर एक एटम से मॉलिक्यूल का मास निकलवाया। अभी तक जब तक एक एटम एक मॉलिक्यूल था, मैंने तुम्हें ग्राम का कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया था। जैसे ही मैंने बोला मोल का कॉन्सेप्ट बताया, तुम्हारे लिए क्या लेके आ गया मैंने बोला नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं होगा। ये क्या है एटॉमिक मास और ये क्या है मोलर एटॉमिक मास, ये क्या है एटॉमिक मास, ये क्या है मोलर एटॉमिक मास। दोनों में डिफरेंस याद रखना है सर, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। देख लो कॉन्सेप्ट, देख लो कॉन्सेप्ट, सुन लो कहानी तो सुनो। अरे सर ये देखना, H2O, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास तुमने निकाला है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकाला था तुम लोगों ने। अरे सर सुन तो लो, 18 AMU, 18 AMU। ये देखना, अगर मैं यहीं पे एक काम और कर देता हूं, मैं बोलता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकाल दो, भैया जिंदगी में कुछ नहीं करना, 1 मोल मॉलिक्यूल का निकालना है। 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है सर? इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6.022 इंटू 23 ग्राम। सर ये क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। मतलब जो चीज एटम के लिए पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के लिए अपने आप वैलिड हो जाता है। जो चीज एटम के लिए पढ़ते हैं वही चीज मॉलिक्यूल के लिए अपने आप वैलिड हो जाता है। एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU और एक मूल मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। भैया यही तो कॉन्सेप्ट था, यही तो चीजें थी। हो जाएगा। अरे सीखो। अब तुम बोलोगे सर ऐसे थोड़ा। अब देखो, मैं डराने के लिए पता है तुम्हें क्या पढ़ाता? पहले डराने के लिए मैं पता है एक कॉन्सेप्ट देता, पता है क्या? ये रहा बेटा, मोलर मास होता है। व्हाट इज मोलर मास? व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज नथिंग, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम लिखा हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम लिखा हो, मॉलिक्यूल लिखा हो या फिर आयन लिखा हो, उसी को तो बोलते हैं मोलर मास। और सुनना, मुझे किसी ने बोल दिया कि सर एक बात बताइए ना, CO2 है, CO2 में क्या होगा? CO2 का मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूल है तो सर इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सर ये क्या हो जाएगा? 44 AMU हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 44। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसका मोलर मास बताइए या मोलर मॉलिक्यूलर मास बताइए, मोलर मॉलिक्यूलर मास बताइए, ध्यान से देखना, मोलर मॉलिक्यूलर मास बताइए, इसका मतलब क्या हो गया? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मोल मॉलिक्यूल का CO2 का मास कितना होगा? 44 ग्राम। और ये 44 AMU क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है। क्लियर होगा सर? श्योर हो? देख लो मैंने क्या बोला, जैसे ही अब किसी का मास, आज पूरे दिन भर में मास कैलकुलेट किया, सिर्फ मास निकाला है भाई साहब, सिर्फ मास निकाला है, ठीक है ना, सिर्फ मास निकाला है। लेकिन सर समझना, इसी को बोलते हैं क्लाइमैक्स, इसी को बोलते हैं भाई क्लाइमैक्स। देख ले क्लाइमैक्स क्या था अपनी लाइफ में, जो चीजें चल रही थी ना उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बस आज इंटरेस्टिंग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सुनना, अगर मैं तुमसे बोलता हूं भाई साहब SO2 है, SO2 का अगर मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखो, इसका 64 AMU लिखता हूं और अगर 64 ग्राम लिखता हूं, भाई साहब जो पढ़ा लिखा आदमी है ना उसके लिए, दोनों के लिए, दोनों का मीनिंग उसको पता है। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास है। ये क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 है। और ये क्या है? मास ऑफ क्या है? एक मोल मॉलिक्यूल है। मास ऑफ एक मोल मॉलिक्यूल है। किसका? SO2 का। एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। ये क्या है? 64 ग्राम क्या है? ये मोलर मास है सर। ये किसका है? मोलर मास है, क्योंकि एक मोल का मास बात कर रहा है। AMU लगाते हो तो क्या आता है? एक मॉलिक्यूल का आता है। हो जाएगा? श्योर हो? आज की कहानी सर देख लो, मोल कॉन्सेप्ट आ गया है आपकी जिंदगी में, मोल कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ मुझे ही पता चल रहा है, टाइम अप, ठीक है ना।
हाँ मुझे ही पता है, मैं 11 बजे से बोल रहा हूँ, तब मुझे टेंशन नहीं है। तुम पढ़ रहे हो, तुम सोचो तुम्हारे साथ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन भाई ये तभी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ पाओगे, अच्छी चीजें तभी कर पाओगे जब आप इसको रिवाइज करके आओगे। अदरवाइज फिर क्या है, जो पढ़ने वाले वो भी कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं, ठीक है सर, स्पैमर्स डाल रहे हैं कि सर रिपीट 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 करने मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा टाइम जाएगा। अगर आप इसको रिवाइज करके आओ, पता चल जाए यूनिट का गेम है, यूनिट का गेम है। हाँ आज पढ़ने वाले भैया कमेंट करके जाना, ताकि मैं फिर पढ़ूं तो मुझे पता चले, समझ में आ रहा नहीं तो फिर पता चले यहीं अटके रहे हम लोग, पता नहीं। हाँ आज आग लगा देनी, हाँ ठीक है, आज आग लगा देनी है। अब एक सिंपल सा होमवर्क दूंगा आज मैं, आज मेरा होमवर्क फिक्स्ड है, आज मेरा होमवर्क फिक्स्ड है। और होमवर्क क्या है देख लेना, मैं होमवर्क लिख देता हूं। सर सब लोग कैलकुलेट 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 एटॉमिक मास देख लेना अपने पास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास ऑफ, ये बस आज इतना ही कराऊंगा, मुझे देख लेना। सर सबका क्या निकालना है आपको, बस ये फिल करके लाना है। सर सबका फिल करके लाना है, ये देख लो सीधा सीधा। यहां मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मास, आज का होमवर्क भी आपके सामने लिख देता हूं। एक मॉलिक्यूलर मास हो गया और ये क्या हो गया, मोलर मास हो गया। दोनों में डिफरेंस अब आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे किसी ने बोल दिया कि सर ये देख लीजिए SO3 है, फटाफट आपको अपने पास दोनों में इन सब का निकाल के लाइएगा, ठीक है, इन सब का डिफरेंस लेके आइएगा। ओके, तो ये मेरा होमवर्क है आज, बस ज्यादा होमवर्क नहीं। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो शानदार से कल की क्लास एंजॉय करेंगे। लेकिन हाँ सब लोग प्लीज भाई, आज जो करिश्मा देखा है, आज जो चमत्कार देखा है, उसको एंजॉय करना। घर के कल पढ़ने से पढ़ के आना, कल शाम को जब मिलेंगे प्लीज अपने पास इस कमेंट सेक्शन में ऐसा हो जाना चाहिए, लगना चाहिए, मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ यार अपनी कहानी सही चल रही है। 1 मोल इज नथिंग, 1 मोल इज नथिंग, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और कल हम लोग ये भी जानेंगे कि भगवान से मांगना क्या है, अल्लाह से मांगना क्या है। गाना कौन बोल रहा है भाई, गाना यार मैं बहुत ऐसे, बहुत आवाज मेरी अच्छी है नहीं, किसने जलता है शायद यूट्यूब पे वीडियो देख लिए गाने की शायद, हाँ ठीक है। हाँ गाने की बात नहीं है, गाना जिस दिन भैया सारे के सारे कमेंट जैसे वीडियो कॉल आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ओके हाँ वीडियो कॉल जल्दी ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया पढ़ाई करो। अब देखो जिसके एग्जाम्स पास आ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग, तुम 11th में बहुत अच्छी टाइम पे खड़े हो यार। अभी इस टाइम पे अगर मेहनत कर लोगे ना, सही बता रहा हूँ मजा भी आएगा। एज अ टीचर मेरे से पूछोगे ना, बेटा ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतने बेसिक से मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को, मतलब इतने बेसिक से, इवन कोटा में पढ़ाता हूँ मैं, इतने बेसिक पे कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो सामने होते हैं, उनको डांटना आसान होता है। तुम्हें तो डांटना थोड़ा मुश्किल है ना, यहाँ स्पैमर है, ऑफलाइन में स्पैमर थोड़ा ना होता है, कोटा ये क्लासरूम में थोड़ा ना स्पैमर होते हैं। तो ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप ट्राई करो, सब लोग अपने दिल से कोशिश तो करो, बेस्ट एंजॉय करो, कोशिश करेंगे साथ साथ, होता ना एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, हंसते खेलते पढ़ेंगे, टेंशन आएगी ही नहीं। लेकिन हाँ अभी गाने भाई रहने दे यार, ठीक है। गाने के लिए एक सिंपल सा, एक चल 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 कोई बात नहीं, सुन सुन मैं एक सुना देता हूँ, एक सिंपल सा है, तेरे लिए ही है, अभी जस्ट याद आ गया। एक गाना है अपने पास, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे लिए 2 लाइन बस, स्पैमर्स के लिए है, स्पैमर्स के लिए गाना डेडिकेट करते हैं। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। तो ये सारे स्पैमर्स के लिए है भाई, ठीक है, सारे स्पैमर्स को भाई कुछ ना कहो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, खुद को सब मजे ले रहे हैं, हाँ ठीक है।
हाँ भाई चलो एंजॉय करो, बहुत शानदार पढ़ाई करते रहेंगे, ऐसे मूल कॉन्सेप्ट को हलवा बनाते रहेंगे। और स्पैमर्स के लिए गाना डेडिकेटेड है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो तुम्हारे लिए भाई। बाकी तुम्हारे लिए स्पैमिंग करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है यार। अगर पढ़ने आए हो, इस बैच में आए तो पढ़ाई करते, एंजॉय करते। चलो थैंक यू सो मच सबके लिए। हाँ जाते जाते कमेंट लिख के जाना, जैसा लेक्चर होता है लिख के जाना, रीजन कि हमें पता चलता रहेगा। ओके चलो मिलते हैं अगली क्लास में, कल की शाम को मिलेंगे। और कल स्पैमर्स तो कुछ नहीं कहने वाले हैं, लेकिन तुम लोग बहुत कुछ कहने वाले हो। और कल की क्लास में मोल कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी शानदार तरीके से। ओके बाय बाय, गुड नाइट सबको, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।